Yes, sir. Welcome for the first time on this podcast. So sir, सवाल मेरे पास actually वो बहुत सारे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर दिन ही चीजें चेंज हो रही हैं. I know we've been talking on WhatsApp as well. But I want to start first of all. मैं जो चीज से start करना चाहता हूँ, और ये काफी like everyone's talking about it as well, but mostly about the दुआ जहरा case. और उसमें काफी इस चीज में मेरा जो ज्यादा नुक्ता है, देखें सबने सुन लिया, अच्छा जी, एवरीवन इज आल्सो कंफ्यूज. अभी आज उनकी लॉयर की भी कोई स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं नहीं जी देखें उसकी एज उसके बाप ने गलत बताई थी, याडा याडा. ये सर मेरा सवाल है, इतनी इन चीजों में कंफ्यूजन क्यों होती है? व्हाई डोंट वी हैव अ सिस्टम कि अच्छा यार पता चल जाए इसकी क्या एज है, क्या है, ये सही है गलत है. इतनी मैसिव कंफ्यूजन क्यों है कि यार बाप से पूछना है, लॉयर के पास जाना है. ऑन द फेस ऑफ इट दिस सीम्स लाइक अ सिंपल केस. यार ये छोटी बच्ची है, कंसेंट नहीं कर सकती, इसको वो बेशक खुद गई हो, व्हाटएवर, शी कांट कंसेंट, शी इज नॉट 18, शी डजंट हैव द शमूलियत रखती है कि वो कंसेंट कर सके. तो ये तो किडनैप है, मे बी इवन रेप है. लेकिन ये तो बात ही नहीं हो रही, बातें कुछ और हो रही हैं. तो मेरा आपसे एक ये सवाल है कि हम इतना वो क्यों नहीं कर सकते. दूसरा, जनरली किधर है पाकिस्तान का चाइल्ड मैरिज एक्ट? क्या इज इट, डू वी हैव इवन अ लॉ, एंड इफ इट इज द प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, और हाउ पीपल डिफाइन दिस लॉ? अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा ना कि तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूजन क्या है। मुखालिफ जानिब से जो बात हो रही है वो भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ हो रही है। ये तो बहुत सिंपल बात है कि अगर बच्ची की प्यूबर्टी हो गई है, कोई भी बच्चा हो, और उसकी बलूगत हो गई है, तो उसको इख्तियार है निकाह करने का, शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। अच्छा, और इस पर वो मुकम्मल तौर पे गलत भी नहीं कह रहे, चूँकि हमें मुख्तलिफ तफसीर और ट्रांसलेशंस और चीज़ें इस हवाले से मिलती हैं। और हकीकत ये है कि जब ये कानून सबसे पहली बार आया तो ये अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के अंदर आया 1929 के अंदर, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। और इसके अंदर फिर बाद में अमेंडमेंट्स की गई। पहले वो एज बहुत ही कम थी। अमेंडमेंट्स यूँ की गई कि एक वक्त में जो हमारे यहाँ रेप लॉज थे, चूँकि हमारा निज़ाम फौजदारी भी अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, उस रेप लॉ के अंदर एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्लॉज होता था कि इस उम्र से नीचे अगर आपने किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो वो हर सूरत रेप कहलाएगा, उसमें कंसेंट का सवाल नहीं होगा। उसमें यह बात तस्वुर में नहीं ला जाएगी कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं वो कंसेंट दे सकता है कि नहीं। पहले जब ये कानून आया तो वो उम्र 10 साल थी, यानी कि 10 साल के ऊपर नहीं था रेप, ये जहन में रखिए। फिर उसमें अमेंडमेंट हुई, कि मैं बात कर रहा हूँ पिछली सदी की, उससे ही पहले की। Okay. फिर ये कानून हुआ, फिर ये 12 हुई, फिर ये 14 हुई, फिर ये 16 हुई। अब आपका रेप लॉ एक एंड के ऊपर जो है वो करता चला गया, और फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में भी पहले 14 थी, फिर 14 से अमेंड होके वो 16 हुई। ठीक है। बिल्कुल. और सिंध ने 2000 जी, और सिंध ने फिर 2013 में कानून पास किया जिसमें सिंध की हद तक उन्होंने उसको 18 कर दिया। अच्छा, अब इसमें ये चीज ध्यान में रखिए कि उसी के साथ आपके बीच में आए हदूद ऑर्डिनेंसेस। हदूद ऑर्डिनेंस जब आया तो उसने वो जो एक्सेप्शन थी कि जी इस उम्र से नीचे एक औरत कंसेंट कर सकती है, उसमें उन्होंने साथ में एक शर्त ऐड कर दी कि अगर उस बच्ची का निकाह हुआ है तो वो छोटी उम्र में भी कंसेंट कर सकती है, और वो उम्र उन्होंने 13 साल कैद की, तय की। यानी कि लॉ जनरली कहता है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ आप जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, करेंगे तो वो रेप की जुमरे में आएगा। मगर उस वक्त 70s के अंदर अमेंडमेंट के बाद ये कानून हो गया कि आप अगर बच्ची 13 साल की है और उसका निकाह हुआ है, और 13 साल की उन्होंने जनरल एक उम्र ली प्यूबर्टी के हवाले से, तो हम उसमें रेप की एलिगेशन ही लगाएंगे। ये जियाउल हक का टाइम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी, आप ज़ियाउल हक का टाइम है। हदूद ऑर्डिनेंस सभी हमारे पास आए 79 के अंदर, अगर मैं गलत नहीं बता रहा तो। इसके अंदर उस वजह से आपको 1980s में और 1990s में सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जो डिसीजंस मिलते हैं, चूंकि ये लॉ ऑफ द लैंड था, तो इसी जूरिस्प्रूडेंस को, इसी इंटरप्रिटेशन को कहते मिलते हैं कि अगर बच्ची प्यूबर्ट है तो वो सुई जुरिस है, वो एट विल अपनी शादी कर सकती है, और उस शादी को जो है गलत नहीं समझा जाएगा। और हम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की वजह से इस शादी को इनवैलिड नहीं कहेंगे या वॉइड एब इनिशियो नहीं कहेंगे। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसने ये तो बताया है कि कम उम्र में शादी करना जुर्म है, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि उस शादी का स्टेटस क्या होगा। अच्छा, अब ये टेक्निकली तो बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये बहुत साफ वाजे है कि शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है।
वो कोई बहुत सैंक्टिटी वाली चीज नहीं है, उसमें आप इंसानों को गवाह बनाते हैं, अल्लाह ताला को गवाह नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आप दो वकील यहाँ से करते हैं, दो वकील वहां से करते हैं, मर्द और औरत बैठते हैं, अपने तमाम टर्म्स तय करते हैं, और टर्म्स होने के बाद उनका काम है कि आवाम में चीज आम कर देना कि वी आर नाउ इन अ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, ताकि उसके साथ जो आपके ऊपर शरीयत मजीद पाबंदियां लगाता है और फराइज देता है और हकूक देता है, वो तमाम फिर उसके एक्सरसाइज के अंदर भी आए। इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हम ये ले आए कि जी वो उन्होंने कबूले कबूले कह दिया, उन्होंने कबूले कबूले कह दिया, तो ये तो उसकी कोई ज्यादा एक शरीयत वाली उसकी तरह से वैल्यू आ गई। अब इस बात को बहुत खूबसूरती से टेक्निकली तो भाई ये मसला नहीं है, आप समझेंगे यार बच्चा तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको तो नहीं पता उसका अच्छा बुरा क्या है, तो फिर ये क्या बहस है। मगर अनफॉर्चुनेटली उस कानून ने ये दी नहीं, और फिर उन्होंने वैलिड मैरिज के हवाले से वो 13 साल ही सही उम्र जानी कि 13 साल की चूंकि एक्सेप्शन भी दी हुई थी, तो प्यूबर्टी तक ये सब चलेगा। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने देखा कि लॉ के अंदर चेंजेस आए, लॉ थोड़ा जदीद माशरे को अडेप्ट करने लगा। 2006 में आया विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेंस एक्ट। उसमें उन्होंने हदूद ऑर्डिनेंस को रिपील कर दिया। जब हदूद ऑर्डिनेंस रिपील हुआ तो हदूद ऑर्डिनेंस के तहत जो रेप की डेफिनेशन थी वो भी रिपील कर दी गई। पहले हदूद ऑर्डिनेंस की जो रेप की डेफिनेशन थी वो शुरू ही होती थी दैट द फॉलोइंग एक्ट्स वुड बी रेप विद द एक्सेप्शन, ठीक है, यानी कि एक्सेप्शन डेफिनेशन में शामिल है एक्सप्रेस कि इस एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी सब रेप है। नई डेफिनेशन जो आप पढ़ते हैं वो एक्सेप्शन लेस है, उसमें कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं की गई। उसमें लिख दिया गया द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ इंटरकोर्स इफ डन बाय अ मैन करके वुमेन करके, और अब तो मजीद इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं। और उसमें फिर उन्होंने नीचे तरतीब कर दिया, और जो तरतीब कर दिया नीचे उसमें ये वाजे लिखा हुआ है कि 16 साल से नीचे एक बच्ची कंसेंट नहीं कर सकती, तो इसलिए किसी भी किस्म की एक्सेप्शन इसमें मजीद नहीं है। अब यहाँ पे आपका रेप का लॉ इंप्रूव हो गया, 16 साल के ऊपर वो आप आगे एक्सेप्शन आपने निकाल दी, वो चल गया। फिर आप आगे आए 2016 के अंदर केसेस आना शुरू हुए और एक शोर मचा कि जी चाइल्ड मोलेस्टेशन और चाइल्ड रेप और चाइल्ड अबडक्शन बड़ी हो रही है, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी और डार्क वेब के ऊपर सारी चीजें। तो हरकत में ये असेंबली और असेंबली ने पास कर दिए क्रिमिनल अमेंडमेंट्स एक्ट, जिसके तहत उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम पे मजीद जुर्म ऐड कर दिए। जैसे कि उन्होंने एक जुर्म ऐड किया कि आप 18 साल से कम उम्र किसी बच्चे को सेड्यूस नहीं कर सकते। So, उसके और एक्सपोजर टू सेडक्शन ये क्राइम है। सो टू सेड्यूस एनीबॉडी बाय एनी मींस टू कहते हैं ल्योर द पर्सन फॉर अ सेक्सुअल एक्टिविटी, वो सेडक्शन है। तो मुझे बताइए आप कैसे फिर शादी करेंगे 18 साल से कम उम्र इंसान के साथ? आप उस सेडक्शन के अंदर प्यार मोहब्बत को भी तो लाएंगे, फिजिकल अट्रैक्शन को भी लेके आएंगे, तो अब ये तो इनकंसिस्टेंट हो गई। इनकंसिस्टेंट यूं भी हो गई कि जो 16 साल पंजाब की उम्र है वो कह रही है कि 16 साल में शादी जायज है, मगर पीपीसी कह रहा है कि 18 साल की उम्र के नीचे अगर आपने किसी को भी सेड्यूस किया तो वो एक्सपोजर टू सेडक्शन है। अच्छा, फिर इसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक और सेक्शन ऐड हुआ 377 है। वो कहता है कि जी अंडर 18 किसी के साथ भी आपने, एंड द वर्ड्स आर हगिंग, किसिंग, कैरेसिंग, ठीक है, जिसको आप नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर आप देखते हो तो हम पीडीए के अंदर भी क्वालिफाई करते हैं इन एक्ट्स को, सही है। तो यानी कहने का मकसद है these are very common acts, but the law is very particular. The law is very particular that these kind of acts will not be considered affectionate if the intent is of a sexual nature. These kind of acts would be considered an abuse. तो ये नहीं है that you have to go and commit the crime of rape. Even hugging a child, holding a child, kissing a child, caressing a child with the intent that you want to engage the child in a sexual activity, it's sexual abuse. Rape, और वो 18 साल उन्होंने बच्ची की उसमें रख दिए। अब यहाँ भी इनकंसिस्टेंसी आ गई, ठीक है, कि 16 साल में मैं शादी कर सकता हूँ, मगर अगर कोई 17 साल की यानी कि अंडर 18 है तो ये सेक्सुअल अब्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेकिन फिर वो सेक्सुअल अब्यूज होगी if anything goes, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से कहा गया ना, तो यानी कि जब हमने अलग अलग आइसोलेशन में बैठ के अलग अलग दौर की डिमांडों के हवाले से जब लेजिस्लेशन की है तो बहुत जल्दबाजी में की है, और हम हार्मोनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कराची से लेके बरोगल तक हर बच्चा पाकिस्तान का बच्चा और पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी है। तो इस चीज को जहन में रखते हुए अब एक बेहतर चीज जो हो रही है कि कुछ जजेस और अदलिया में कुछ एक नई सोच आ रही है, और ये लॉज को देखते हुए एक ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है और नए लॉज को देखते हुए हो रही है। जिस तरह के 2012 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा, और फेडरल शरीयत कोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कानून गैर शरई हो तो उसका फैसला सिर्फ फेडरल शरीयत कोर्ट कर सकती है कि गैर शरई कानून है, असेंबली का बनाया हुआ है, शरई कानून है।
2012 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा, मैं अगर आप इजाजत दें थोड़ा बोरिंग ना हो जाए, मैं पढ़ना चाहूंगा नहीं प्लीज नहीं। थोड़े से उसमें से एक्सेप्ट्स वगैरह। कंसेंट इन मैरिज इस्लामिक लॉ के तहत awareness about marriage encompassed more serious matters than mere carnal knowledge relating to physical feeling and desires of body. Islam had placed conjugal consent over high pedestal of morality rather than carnality. Consenting adult was a person who had come of age enough and was responsible enough to decide and understand consequences of marriage. Marriage involved a consent which was quite distinct in definition and in differentiation from all types of other consents. Example, common consent, mutual consent, or implied or express consent. Consent for marriage was eloquent and declaratory, being more specific and expressive. Consent for marriage had deeper and wider implications for criminal, civil, and family law. Example, inheritance, etc. Free consent of marriage did not mean just acceding to or saying yes to the circumstantial or situational dictate. It needed to be analyzed considering ability of exercising free choice, capacity, and that's a legal capacity, not only sane, but mature mind, capability to use that capacity, availability of assistance of wali and wakil, etc. Because of such importance, its registration as formal nikah-nama, not mere notarization, was essential in the interest of concerned individual, family, and society, which left no room for admission of mere oral assertion or argument, particularly by one party, which the other party amply denied it. ठीक है, एक तो ये आ गया कि जो दिमाग है जो कंसेंट कर रहा है उसको अपना अच्छा बुरा बुला भी आता है, समझ में नहीं कि नहीं आता। और इस केस के अंदर अगर मुझे सही याद है कि मैं अलाउ मी, That's interesting कैसे इन सब इवन जजमेंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस चीजों के बारे में बड़ा क्लियर बताया जा रहा है कि इट्स नॉट जो जस्ट सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एंड व्हाट नॉट। ये देखें the accused was a man of advanced years and the victim was quite a young girl under 16 years of age। 16 years of age, ठीक है, यानी कि 13 की बात नहीं हो रही है, प्यूबर्टी सवाल में इस वक्त नहीं आ रही है। At the time of occurrence, she could neither avail of the opportunity of well-considered assistance and advice of parents or wali, nor was she herself so well educated and enlightened to safeguard against the decoy and exercise her free will to give a valid consent। ये जो फर्क है उम्र के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने बकायदा तबसरा करके बताया है कि उसका उम्र में बहुत बड़ा होना, इसका 16 साल से कम होना, इसका किसी रिश्तेदार का करीब ना होना, किसी भरोसे के शख्स का ना होना जो गाइड कर सके, और उन हालात के अंदर जिस वजह से भी उसने ये फैसला किया। तो ये कैपेसिटी ऑफ लीगल माइंड ये फेडरल शरीयत कोर्ट ने डिस्कस की। फिर 2020 में उमर फारूक भोजा केस हुआ। एक साहब ने चैलेंज ही कर दिया पंजाब के अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, और बोला जी तो है गैर शरई, वरना पुराना आपको शरीयत में रवायतें मिलती हैं कि जी जो जिस्मानी बलूगत हो गई वो काफी है और उसके ऊपर जो है आप शादी कर सकते हैं। इन्होंने 16 साल रखी है, अभी सिंध की 18 तो और तकलीफ दे ना, अभी तो हम 16 की बात कर रहे हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट ने फिर 2020 में फैसला दिया, और इस बार माशाल्लाह खूबसूरती देखिए आर्गुमेंट्स की कि उन्होंने कहा कि यार 15 साल तक तो बच्चे को आपने कंपलसरी एजुकेशन देनी है पाकिस्तान के अंदर, आप उसके उस राइट से कैसे दूर रख सकते हैं। तो 16 साल अगर कानून ने तय की हुई पंजाब में तो हमारे ख्याल में रीजनेबल एज है। और जो प्यूबर्टी की बात हो रही है, हमारे ख्याल में वो जो प्यूबर्टी का राइट है 16 साल एक अच्छी उम्र है उसको एक्सरसाइज करने के लिए। एक तो राइट है ना, उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने बता दिया, और साथ में बता दिया कि मैंडेटरी एजुकेशन के बगैर तो शादियां नहीं होनी चाहिए बच्चियों की, तो आइन तो खुद कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। तो उन्होंने उसके अंदर एक ये आर्ग्यूमेंट भी ऐड किया कि जी ह्यूमन डेवलपमेंट भी कोई चीज होती है, तालीम भी कोई चीज होती है, ये जहन साजी भी कोई चीज होती है। आपने एबल एंड प्रोटेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनना है, और शायद आप तालीम हासिल करने के बाद बेहतर फैसला कर सकें अपनी राय। ये नहीं कि सिर्फ रिश्तेदार थे, अम्मी अब्बू ने हाँ कह दी, क्योंकि अम्मी अब्बू भी चाइल्ड मैरिज करा सकते हैं। आपका अपना जहन भी सवाले से खुला, क्या फैसले कर सकें। क्योंकि यार देखिए, आप किसी को पसंद भी कर सकते हैं, किसी के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर भी हो सकते हैं, शादी करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और खास तौर पर और ये बहस, और देखें ये बहस सिर्फ तब तक के लिए मैं कर रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, चूंकि पॉइंट में क्लियर कर दूं वरना मिसकंस्ट्रू हो जाएगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप होता है और शादी करने की बात की जो होती है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हम उम्र हैं,
वरना जिस पॉइंट की तरफ मैं एवेंचुअली आना चाह रहा हूं इज द पीडोफिलिया एलिमेंट इन्वॉल्व इन चाइल्ड मैरिजेस एंड द प्योर सेक्सुअल का कहते हैं purposes for which this is conducted and how it is conducted. आप बीच में सवाल कर रहे थे जी। नहीं, मैं प्लीज गो कंप्लीट दिस। मेरा यही इस पे था कि लाइक एज एन इंडिविजुअल नोबडी मेक्स, वही एग्जैक्टली ऑन द डॉट, एज एन इंडिविजुअल नोबडी मेक्स डिसीजन इन आइसोलेशन। अगर जो भी एक आपका स्टेट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इसलिए होता है बिकॉज आप जो बाकी चीजें ऑफर हो रही होती हैं सोसाइटी के अंदर, आप उसको अपने अंदर रखते हो, उसके लिहाज से लॉज बनते हैं। नॉट कि एक बंदा पैदा हुआ उसने प्यूबर्टी की तो अच्छा जी नाउ ही कैन डू दिस, डजंट, या दिस एग्रीड। अच्छा, अब आगे जाते हुए फिर 2022 में, इस साल जनवरी में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उन्होंने तो ये फैसला दिया कि उनका ये मौक़िफ़ था कि पूरे पाकिस्तान में एज 18 होनी चाहिए। और उन्होंने इसमें रीजनिंग ये लिखी कि 18 साल से कम उम्र कोई भी लड़की अगर निकाह करे तो ये तस्वर किया जाए कि शी इज़ नॉट गिविंग हर कंसेंट फ्रीली। और अब का कहते हैं शादी के लिए जो फ्रेम ऑफ माइंड है उसके लिए आपने बायोलॉजिकल एज देखनी है, बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं देखनी। और इसलिए 18 साल उन्होंने तय किया अपनी तरफ से, मगर अगेन वो लेजिस्लेशन के अंदर जब तक ट्रांसलेट नहीं होती पार्लियामेंट के जरिए तब तक वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये जो मैं आपको पूरे लॉ की तरतीब बता रहा था वो इसलिए बता रहा था क्योंकि बहुत सारे हमारे वकला हैं और लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो टेलीविजन पे भी आते हैं एंड दे आर मोस्टली रिलाइंग ऑन दोज ओल्ड जजमेंट्स जो 90s की हैं, जो 80s की हैं। रिसेंट भी कुछ जजमेंट्स हैं लाहौर हाई कोर्ट की, बट वहां भी मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट को प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिली है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट एक तरफ जो है वो खुद एक जजमेंट में ताहिरा बीबी केस में 2020 में निकाह रजिस्ट्रार जितने भी हैं पंजाब में उनको डायरेक्ट कर रहा है कि अगर निकाह रजिस्टर किया बगैर शनाख्ती कार्ड के या बगैर बेफॉर्म के या बगैर बर्थ सर्टिफिकेट के या बगैर मेडिकल एविडेंस के तो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी तुम्हारे खिलाफ। सिंध में तो बाकायदा सजा है, वो एक दूसरा रूल्स उसमें आए हुए, मगर वो बाकायदा एक फैसला सिर्फ एक ये दे। दूसरी तरफ अभी रिसेंट फैसला लाहौर हाई कोर्ट का आया उन्हीं पुरानी जजमेंट्स को 70s और 80s को रिलाई करते हुए कि जी ये तो प्यूबर्ट हो गई है तो ये फ्री विल है, अपना जो कर जाए राइट एक्सरसाइज कर सकती है। अब ये कानून के अंदर एक कंफ्यूजन रही है, तो इसलिए एट द पॉइंट एट द स्टेज ऑफ द लॉ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ देयर इज आल्सो कंफ्यूजन। सिर्फ ये नहीं है कि माशरे में कंफ्यूजन है और एक तबका जो है एक मखसूस वैल्यू सिस्टम फॉलो करता है, दूसरा तबका दूसरी वैल्यू सिस्टम फॉलो करता है। एक कहता है कि जी 18 होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, और दूसरा तबका कहता है कि नहीं जी जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है, और हम दूसरा वैल्यू सिस्टम। और बच्चों की भी वहां पे दोनों वालिदैन मिलकर लड़का लड़की छोटी उम्र में शादी करा देते हैं, ये भी हमारा कहीं ना कहीं होता है। तो ये वैल्यू सिस्टम की बात नहीं है, सिर्फ जुडिशियल के अंदर और टॉप जुडिशरी के लेवल तक एक कंफ्यूजन है। और पार्लियामान ने सुस्ती दिखाई है कि पार्लियामान ने बेहतर लॉज वाजे लॉ करके और हार्मोनियस लॉ करके क्रिएट करके लेजिस्लेशन में एक हार्मनी अपना भी नुक्ता नजर वाजे नहीं किया है। तो जब तक पार्लियामेंट जो है दोबारा इसको रिविजिट नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर इस इशू को लेके एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप नहीं होती जो तमाम तर कोर्टों पे बाइंडिंग हो, जो नीचे बेलोज के आए, हम ये इस मसले को फेस करते रहेंगे। एक बहुत बड़ा इशू हमारे यहाँ लकूना जो मौजूद है कानून के अंदर वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मैजिस्ट्रेट अब भी ये गलती कर रहे हैं कि वो बयान रिकॉर्ड करा लेते हैं कि जी मेरे सामने बच्ची पेश हुई, बच्ची ने कहा मैं 18 की हूँ, बच्ची गवाही दे रही है, कुरान उठा के दे रही है और मुझे लग भी रही है 18 की, तो मैंने नोट कर लिया। 1969 के अंदर हमूद रहमान साहब जस्टिस गुजरे मशहूर पाकिस्तान के, उन्होंने फैसला दिया था, डिविजनल बेंच थी, डीबी 2 जजेस बैठे हुए थे, कि मैजिस्ट्रेट का सिर्फ एक बच्ची के जबानी बयान के ऊपर उससे एफिडेविट ऑफ फ्री विल या फिल मुख्तारी का सर्टिफिकेट देना या उसको सुई जुरिस ऑफ लीगल एज जानना इज नॉट लीगली कॉम्पिटेंट। द मैजिस्ट्रेट शुड हैव मेड इंक्वायरीज इनटू हर एज जहां ये एलिगेशन हो एज के हवाले से। दूसरी बात, एक और जो हमारे यहाँ मसला है कि, और आपने ये जिस केस का हवाला दिया उसमें भी एप्लीकेशन इस तरह की फाइल हुई है कि हमारे एसओपीज जो है ना प्रॉपर, और कुछ मिसिंग पर्सन केसेस में हमें ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में एसओपीज मिलते हैं कि वो कैसे केस कंडक्ट होना है, उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे कंडक्ट होनी है। फेटल एक्सीडेंट्स के हवाले से हमें एसओपीज मिलते हैं कि जो ऐसे केसेस आए हादसाती अमवात वाले उनको कैसे कंडक्ट करना है, किस स्पीड पे कंडक्ट करना है। जो हमारे यहाँ हरासमेंट लॉज हैं कि जी मैं अदालत चला गया और मैंने कहा जी फला बंदा मुझे हरास कर रहा है तो मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, तो अक्सर ये जो बच्चियां जिनसे शादी की जाती है उन्हीं के नाम के ऊपर कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया जाता है और एक दरख्वास्त लगाई जाती है। और चूंकि उस वक्त भी बच्ची के पास कोई नहीं होती कानूनी कागज जो उसको 18 का बताए, तो वकील ये हरकत करते हैं कि अपने पर्सनल सिग्नेचर के लिए कह देते हैं कि जी पिटिशनर वेरीफाइड बाय मी,
एज मैंने वेरीफाई कर ली है। ये भी वकील गलत अदालत के ट्रस्ट का अब्यूज करते हैं। और उसके बाद जो है वो एफिडेविट, जब हैरासमेंट पिटिशन फाइल होती है तो अक्सर ये भी देखा है मैंने कि वो बच्ची जिसके लिए एप्लीकेशन फाइल की, वो बच्ची भी पेश नहीं करता। अब डॉक्टर किसी वाकई में बड़ी उम्र की शक्ल की बच्ची सामने पेश करता है, या उसको नकाब में इतना डाला हुआ होता है कि चेहरा क्लियर ना आ रहा हो, और कहा जाता है कि जी मैं 18 की हूँ, उसको पूरा ट्रेन किया हुआ होता है, वो अपनी एज गलत बता रही होती है, वो 6 जमात में पढ़ती होगी स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक, तो कह रही होगी कि मैं इंटर कर चुकी हूँ, और पूरे वसूख से कह रही होगी, और कह रही होगी जी मेरे वालिदैन मेरी जान के दुश्मन है, क्योंकि मैंने पसंद से शादी की है, शादी करना कोई जुर्म नहीं है, हलाल काम है, हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। अच्छा, अदालत वो फर्स्ट इंस्टेंस होता है, सामने वालिदैन होते नहीं है, सामने से पार्टी आई नहीं होती, एक साइड आके अपनी स्टोरी सुना रही होती है, अदालत कहती है अच्छा जी, वो कह रहे होते जी अगर आपने हमें फौरी प्रोटेक्शन ना दी तो जब तक अगली पेशी होगी हमारा तो कत्ल हो जाएगा। तो अदालत कहती है कि भाई इनको इन बिटवीन प्रोटेक्शन दी जाए, और पुलिस इनको तंग ना करे और हरास ना करे, उल्टा प्रोटेक्शन दे। तो अनफॉर्चुनेटली एक पीरियड ऐसा डेवलप होता है जिसमें पुलिस भी हाल उठा लेती है और कहती है जी हमने क्या जाके बच्ची को छुड़ाना, वो तो अदालत ने इजाजत दे दी है। और अदालतों को ख्याल नहीं रहता दैट द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द जुडिशियल डिस्क्रेशन और जो जुडिशियल ट्रस्ट है वकीलों के हवाले से, वो अब्यूज हो रहा है। और जहां पे भी ऐसा क्लेम हो कि कोई बच्ची इस बात पे कि अदालत से कह रही हो कि जी माय पेरेंट्स आर आफ्टर माय लाइफ, मैंने पसंद से शादी की है, वहां पे मैंडेटरी होना चाहिए, कोई एसओपीज आए कि वहां पे आइडेंटिटी के हवाले से कोई चीज ऑन प्रूफ हो, या कम से कम जज साहब कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले इसको इंक्वायर करें। और इन द मीनवाइल अगर लड़की को प्रोटेक्ट करना जरूरी है तो उसको दारुल अमान भेज दें, अगर जब तक वालिदैन का इंतजार करना है। बट कहीं ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट ना करें कि मजीद ऑफेंसेस या मजीद क्राइम होने की गुंजाइश पैदा हो जाए, अनफॉर्चुनेटली अंडर अ जुडिशियल कवर व्हिच वाज अ रिजल्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिसगाइडिंग द कोर्ट। अदालतें कोई पूरी नीयत से तो काम नहीं करती। और दूसरी तरफ ये एक जगह एक और भी मसला है जो मानना पड़ेगा, इतराफ करना पड़ेगा। जो मैंने आपसे कहा ना वो नया लॉ में चेंज हो गया, मगर अभी भी लोग पुरानी उस पर रिलाई कर रहे हैं केसेस के ऊपर। तो ये से वकील नहीं कर रहे, बहुत से जजेस भी पहले से कुछ माइंड बना के बैठे हुए होते हैं। आई हैव आल्सो कम अक्रॉस दोस जजेस। हमें जुडिशियल सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग की जरूरत है, बिकॉज इट्स अ मिक्स बैग ना। जब हम निकाह सोचते हैं तो फौरन कानून पाकिस्तान से पहले इस्लाम हमारे जहन में आता है, और वो रिवायतें और ट्रेडिशंस वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। मगर फेडरल शरीयत कोर्ट ने कह दिया कि जी 16 साल तक तो ये कानून जायज़ है, और बाकी लॉज जो सेक्सुअल अब्यूज़ के और सेडक्शन के हवाले से हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और अब नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है, मगर कंसेंसस तब तक नहीं आएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन ना ले। और ये हुकूमत के लोग जो हैं, ये अपने पास से जो निकाह रजिस्ट्रार्स हैं और यूनियन काउंसिल के लोग हैं जो निकाह रजिस्टर करते हैं, उनको पाबंद ना करें। वहां पे भी बहुत बड़ा लैप्स है। हुकूमतों ने कानून बना के, यूरोप में जाके आप तकरीरें तो कर लेते हो, ह्यूमन राइट्स चैंपियन बन जाते हो, वुडरो विल्सन सेंटर में बैठ के, अटलांटिक काउंसिल में बैठ के अमेरिका में, कि जी हमारी पार्टी देखिए हमने कितने प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन की औरतों के लिए, बच्चों के लिए, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। Okay, so implementation नहीं है, I get it, but what it also seems like, मतलब I also know कि हमारा judicial system भी at points like I wouldn't be surprised कि if there is even if judges know, like I hope not, but you know generally एक corruption है, पता नहीं क्या है कि how can judges just not, like if they know the law, if there is a judge, वो क्यों उस पे general retrospection क्यों, इतना तो कर सकता है, बुला ले बच्ची को अपने chambers में just to question that themselves. I do feel there is definitely some weight on a process of identification. I feel ये चेक नहीं, जैसे मैं इस लॉयर की स्टेटमेंट भी सुन रहा था बुधवा जहरा वाले, उसमें जो उसके जिसने कहा नहीं जी वो एज तो उसके बाप ने एक नहीं दिखाई, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ जी 18 है, तो मैं सॉरी जो भी उन्हें एज थी मैं मान गया। अब ये कहाँ का असूल है कि वो लॉयर बस मान गया। सो एंड माय अदर क्वेश्चन टू दिस इज कि देखिए ये प्रॉब्लम आज की तो नहीं है, and this is not happening today. What is stopping the parliament from doing this? मैं यहाँ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहता, ये तो हर पीएमएलएन के टाइम पे भी हुआ, पीटीए के मैंने टाइम आपसे पे कहा ना हुआ। कि हम अब उस मुद्दे पे आ जाएं जिसमें मैं पहले आना चाह रहा था, और इसको उसी तरह एड्रेस करें। एंड दिस शुड नॉट बी कॉल्ड, द टॉपिक शुड नॉट बी कॉल्ड चाइल्ड मैरिज, द टॉपिक शुड बी कॉल्ड कंडोन्ड पीडोफिलिया। व्हाई इज इट जब तक कोई छोटी बच्ची रेप होने के बाद, कत्ल होने के बाद कचरे के डब्बे से नहीं मिलती हमें, तब तक हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते और हम बाहर सड़कों पे नहीं निकलते और हम पागल नहीं हो जाते। एक करार आ जाता है आधे से ज्यादा माशरे को ये सुन के कि अच्छा निकाह हो गया है, ठीक है। बहुत शौक है सर निकाह कराने का इधर पाकिस्तान में। ये क्योंकि देखिए, आप एक 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 प्लीज जहन में बात रखिएगा, हम उस माशरे में रहते हैं
जहाँ पे बहुत टाइम तक ड्रामे और फिल्में और पड़ोसी मुल्क से भी ड्रामों और फिल्मों में एक कॉन्सेप्ट रहा था कि रेप का अच्छा खमियाजा है कि तुम उस लड़की को अपना लो जिसका तुमने रेप किया है, और उसको हैप्पी एंडिंग बताया जाता था। ठीक है, ये कंटेंट आता रहा है। सही है, या बिकॉज जिस औरत के साथ ये वाकया हो गया ना, वो तबाह बर्बाद है, उसकी अपनी तो कोई शनाख्त नहीं है, तो निकाह साउंड्स अ वेरी नाइस थिंग टू द ईयर। So just और just to आपस की add on बात है this, यार कि मैं और just आप to भी add बैठ on के this. इस वक्त कानून देखें, मेरे भाई, मैं और आप बैठ के कितना भी माशरे को बुरा कहते हैं और कानून को बुरा भला कहते हैं, ये हकीकत है। जो भी कानून इस केस में जाएगा, एंड में सारा का सारा बर्डन जो है ना, जो जिंदगी है जिसकी खराब हुई है या जिसके साथ इशू क्रिएट होगा या जिसको सहना पड़ेगा, हम तो आगे निकल जाएंगे, हम जस्टिस फॉर में या रिकवर फॉर में एक नया नाम ऐड कर देंगे, वो बच्चियां वहीं फंसी रह जाएंगी। So just to add to this, ये वो पहले जब आप वो एग्जांपल दे रहे थे मूवीज वाला, लाइक देयर इज एन एक्चुअल मूवी, ये तो आप बात करें पुरानी जी, अभी कुछ जस्ट गो ऑनेस्टली जी, गो 20 years ago, आपकी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म सोनू निगम टाइप एक्टर के साथ वॉज, उसमें एक पूरा सीन है जिसमें एक औरत का रेप होता है कॉलेज में, ऑलमोस्ट अटेम्प्टेड रेप, एंड देन वो लोग उसके दोस्त कहते हैं आप इसे माफ कर दो, क्योंकि इतना वाई आर यू सो, आपको लाइन है कि आपको इतना गरूर क्यों है तुम्हें अपनी इतनी खूबसूरती पे कि तुम्हें एक बंदा रेप करना चाह रहा था और तुम उसे अब माफ नहीं कर रही जो पकड़ा गया है। दिस वॉज द प्रेमिस ऑफ अ मूवी, एंड आई रिपीटिंग दिस बिकॉज बॉलीवुड की फिल्में और बॉलीवुड सारी फिल्में बहुत ज्यादा कंज्यूम होती हैं हमारे मैसेज से, और ये इस तरह की चीज ऑलरेडी हमारे में बताई जा रही है कि अरे सही है। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा ना, अच्छा दूसरा इस चीज को जहन में रखिए कि ये बहुत ज्यादा बड़ा मसला जो आप कह रहे हैं ना कि जी अगर हम अपने बुजुर्गों में देखें, अगर दादा दादी में नहीं ना, नानी में, तो उनकी वालदाओं में मिल जाएगा, आपको सारी अंडर एज ही नजर आएंगी, और आप फिर क्राइसिस में पड़ जाएंगे, ओए ये हमारे बड़ों ने क्या किया। ठीक है, फिर किधर जाओगे। तो चीजें वक्त के साथ डेवलप हुई हैं, और जहन में रखिएगा 18 नहीं, लेकिन 18 हम इस उम्र पे कैसे पहुंचे। कहानियों में मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, वो 16 साल का सिपह सलार है, ठीक है, और वो फतह कर गया है, सबको आके कर गया है कि नहीं कर गया वो चलो दूसरी बहस है, बट 16 साल का है वो। हम ये 18 पे कैसे पहुंचे, ये नंबर हमारे जहन में कैसा है, कैसे हमने डिसाइड किया कि 18 पे ड्राइविंग बेहतर है, 18 पे वोट दे सकते हैं, 18 पे मिलेगी। कुछ मुल्कों ने 21 किया हुआ है, अलग अलग चीजों को लेके, पाबंदियों को लेके। बहुत सारी चीजें इकोनॉमी डिक्टेट करती है, बहुत सारी चीजें मेडिकल साइंस डिक्टेट कर रही है, तो और बहुत सारी चीजें आपका कल्चर डिक्टेट करता है। और आप बदलती हुई इकोनॉमी के साथ, बदलते हुए क्या कहते हैं कल्चर के साथ, बदलती हुए मेडिकल जो आपकी पूरी इंसान इवॉल्व कर रहा है, और अब हम उस तरह से ग्रो नहीं करते, या उस तरह से हमारी खुराक नहीं है, जो बाकी मसाइल है, और हमारे यहाँ टीनेज प्रेगनेंसी के अंदर बहुत कम बातें होती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसको एज अ मेडिकल फैक्ट, तो जो भी जुरिस्प्रूडेंस आनी है आगे, जो भी अवाम में बयानियां आना है आगे, वो सिर्फ इस्लाम की किसी हदीस या रिवायत से नहीं हो सकता, वो सिर्फ किसी यूएन चार्टर से या ग्लोबल ह्यूमन राइट्स चार्टर से नहीं हो सकता। उसको हमें हमारी वैल्यूज का हिस्सा बनाना होगा, तो हमें उसको उस तरह से समझाना होगा कि क्यों ये एक बेहतर माशरे के लिए जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम लिबरल हैं जी, हमें ये अच्छा लगता है। ये नहीं हो सकती आर्गुमेंट। आप 22 करोड़ के मुल्क की बात कर रहे हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि जी हम तो सिर्फ उन्हीं केसेस के बारे में बुरा मानेंगे ना जो ट्रेंड और वायरल हो जाएंगे। मतलब कि जो 3 बच्चियों का केस आपके सामने आया है, इसके अलावा जो 30 और बच्चियों के साथ ये हो गया है, बट दे आर नॉट ऑन फेसबुक, तो वो नहीं हो रहा है क्या, या पहले नहीं हो रहा था। मैंने तो आपसे कहा ना, हमारे माशरे में बहुत टाइम से यंग उम्र के अंदर बच्चियों की शादी हो रही है। तो ये चीजों को भी रियलाइज करते हुए वी हैव टू फ्रेम एंड एजुकेट द ऑडियंस एंड डिसाइड एज अ कंट्री फॉर वंस कि हम चाहते क्या है। वरना दूसरे एंड के ऊपर जो पीडोफीलिया है, उसको आपने खुला खाता, खुली छूट दी हुई है, एंड यू आर नॉट फ्राउनिंग अपॉन इट। और ये एक अजीब सा एक रुझान माशरे में डेवलप हो रहा है कि और इसमें उसमें हम एक और चीज भी ले आते हैं, अक्सर इन चाइल्ड मैरिजेस में कन्वर्जन का एलिमेंट शामिल होता है। वो जो कन्वर्जन है ना, अच्छा ये भी मैं बता दूं, कोई इस्लाम के झंडे नहीं गाड़े जा रहे, कोई सुन्नत पे अमल करने की नीयत से काम नहीं हो रहा। उसका सबसे पहला सबूत ये है कि आप जिस कमसिन बच्ची को कलमा पढ़ाते हैं, उसको आप सर्टिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट देते हैं जिसको सनद इस्लाम कहा जाता है, जो आपको जामियात से कोई मुफ्ती साहब दे देते हैं कि जी इसने आपके मेरे सामने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद सबसे पहला काम झूठ बोलो भाई तुम्हारी उम्र क्या है। उस सनद इस्लाम में ना नाम के बाद
उम्र लिखी होती है। तो पहला काम इस्लाम में दाखिल होते ही ये, भाई अगर तुमने इस्लाम कबूल करना है तो हमारे यहाँ तो रिवायत है मौला अली तो तिफल थे, मासूम थे, 9 या 11 साल के थे, तो भाई तुम 13 की हो तुम इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें 13 का मुसलमान मान लेते हैं। नहीं, मसला इस्लाम कबूल करना नहीं है, मसला ये है कि जब मेरा बेफॉर्म मैंने गायब कर दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट गायब कर दिया है, नादरा का रिकॉर्ड गायब कर दिया है और मैं जबानी क्लेम कर रही हूँ, तो अब मुझे अपने क्लेम को वेट देना है। मुझे से मुराद है वो अबडक्टर, वो बंदा जो बच्ची को ल्योर करके लेके गया है, अबडक्ट करके लेके गया है, वो वेट देने के लिए कहता है कि जी बच्ची का इस्लाम कबूल करने का सर्टिफिकेट बनाए और उस पर लिख दें 18। तो चलो जी कागज हमारे हाथ में आ गया, वो कागज जो बच्ची को मुसलमान कहता है वो कागज कहता है ये 18 की भी है। अच्छा जी जबरदस्त। फिर वो कागज लेके जाती है 18 वाला किसी मजिस्ट्रेट के पास या जस्टिस ऑफ पीस के पास, और वहां उसी तरह बयान लिखवा रिकॉर्ड कराती है जैसे अभी बयान हुआ, और वहां पे कहती है कि सर मैं ऐसे जबानी नहीं कह रही, ये देखें ये भी है सर्टिफिकेट मेरे पास मुफ्ती साहब का, उनको भी उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मुझे 13 का लिखवाया है। वो भी कहते हैं अच्छा जी माशाल्लाह जबरदस्त, आप 18 की हो गई हैं, आपने सनद इस्लाम पे भी लिखा हुआ है। वो उसकी बेसिस पे उसको वो ऑर्डर दे देते हैं या क्या कहते हैं एफिडेविट ऑफ फ्री विल दे देते हैं। वो फिर वो लेके जाते हैं उसी मौलवी साहब के पास जिन्होंने इस्लाम कबूल करवाया था, और फिर कहते हैं मौलवी साहब ये आपको तो पता है ना कि 18 जो है वो आपने गलत लिखा था, तो वो तो आपकी अपनी चोरी थी, तो आप अपनी सनद इस्लाम पे तो हमारा निकाह नहीं पढ़ा सकते, बट अब मैजिस्ट्रेट साहब ने कह दिया कि मैं 18 की हूँ, ये उनका ऑर्डर आ गया है, अब इसको आप कह के जरा निकाह पढ़ा दें। तो यू टर्न के बाद आप वापस उसी मौलवी साहब के पास आते हैं, फिर मौलवी साहब दूसरे डॉक्यूमेंट पे जो उन्होंने पीछे से खुद इंजीनियर करवाया, वो उसकी बेसिस पे निकाह पढ़ा के अपनी जान छुड़ाते हैं। इसे कहते हैं सुथरा काम, जो प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इसको मैं तंजिया ही कह रहा हूं कि इतनी तरीके से हाथ की सफाई है दैट दे हैव बिल्ड दिस लीगल इक्वेशन और चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट वन अनदर, जो ऑफ कोर्स आप डिटेल में जाते हैं तो आपको नजर आता है कि पूरा फ्रॉड था, बट ऑन द फेस ऑफ इट अगर किसी अदालत को गुमराह करना हो और हमें मोटा मोटा ऊपर से पढ़वाना हो तो उनकी डॉक्यूमेंट की चेन्स पैदा कर लें। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि ये एक तरीके से वो मखसूस लोग काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल्स हो गए हैं कि मैंने 3 केसेस में एक ही साहब को जो है वो निकाह पढ़ाते पाया गया, और उसमें से 2 में उन्होंने कलमा पढ़वाया था, और पूरे कराची के अलग अलग इलाकों से वो 3 केसेस थे। तो वो एक ही मौलवी इनको मिल रहा है पूरे कराची में निकाह पढ़वाने के लिए, उसी के पास सारे आते हैं। तो ये अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ऐड करनी है बच्ची, और माजरत के साथ हमारे कुछ मैंने देखा यार किसी भी मुल्क के आर्टिस्ट है ना उनको सासा होते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इज्जत से मुखातिब हूँ उनसे, जो आर्टिस्ट हैं परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कल्चरल मैसेजेस हैं हमारे। अब आजकल लोग सियासी हैं तो अपनी अपनी राय भी देते हैं, वो उनका हर एक का हक है, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करें कुछ भी करें, मगर ये जो इश्यूज है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले, ये पोलराइजिंग इस पर जितना होगा ना सोसाइटी का उतना नुकसान होगा, इससे हमारा कंसेंसस होना चाहिए। अब ये व्यू दे देना कि जी बच्ची पे अब्यूज हुआ तो क्या हुआ, ओ सॉरी बच्ची पे अब्यूज हुआ इसलिए वो चली गई, गलती वालिदैन की थी, ठीक है। देयर आर अदर लॉज। सवाल ये होना चाहिए कि सिंध का चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कहाँ था? एक बच्चे को क्यों नहीं पता है कि किस नंबर पे कॉल करना अगर अम्मी अबू मारते हैं, और वो दायरा आगे क्यों नहीं बचाता है? क्या उसका ये सोल्यूशन है कि आप चले इस केस में तो आपको जो लड़का दिखाया जा रहा है वो बहुत कम उम्र दिखाया जा रहा है, सो इट इज लुकिंग कहते हैं नॉट एज it's not like a 40-year-old man. Yeah. I get it. वो जो है ना कि एक नॉर्मल जो आपका एक सब्जेक्टिव इमोशन जो इवोक होता है वो उतना इंटेंस नहीं है, इट इज स्टिल रॉन्ग। अगर दोनों माइनर्स हैं तब भी गलत है, अगर उनमें से एक मेजर है एक माइनर है तब भी गलत है, मगर ज्यादातर जो वो होता है ना कि जी बंदा 40 का 50 का एंड इज ल्यूरिंग अ चाइल्ड। अब इसमें ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा कानून है वो कहता है कि अगर कोई लड़की हो और वो 16 साल से कम हो, लड़का तो 14 साल से कम, ठीक है, तो उसकी जो अबडक्शन है ना, जो वालिदैन की गार्डियनशिप से दूर ले जाने वाली अबडक्शन है, वो सिर्फ फोर्सफुल नहीं है, वो है इंटाइसिंग अ चाइल्ड। ना यू में इंटाइस अ चाइल्ड कि आओ मैं तुम्हें मोबाइल दिलाने लेके चलता हूँ, तो बच्चा तो अपनी खुशी से गया ना मोबाइल खरीदने के लिए, गेमिंग कराने चलता हूँ, ठीक है, या इसी में इंटाइसमेंट आ जाए कि आओ मैं तुम जाके शादी कर लेते हैं, क्योंकि आप उस बच्चे से दोस्ती करके उसको सेड्यूस कर रहे थे और उसके अंदर आपने वो एक कार्नल अवेकनिंग कर दी है। और एक इस चीज को समझने की जरूरत है कि एक चीज है सेक्सुअल अवेयरनेस, एक चीज है सेक्सुअल अवेकनिंग। The awakening is coming much before the awareness, and that is what is being exploited in these children. Okay. और हम कह देते हैं जी बच्ची अपनी मर्जी से गई थी। Oh, भाई, when seducing a child is a crime, it means a child can be seduced.
a child can be under the apprehension that this act of sexual contact is a good act because the child is under a spell of seduction. A, B, the child can be enticed. The law itself is saying कि बच्चा entice हो सकता है, उसको बिला पुसला के मना के राजी करके ले जाया जा सकता है. फिर हम आगे से कहते हैं जी अपनी मर्जी से, और उसको रद्द कर देते हैं. But why, ये बात आपकी सारी सही है, but why aren't the judges, चलें पार्लियामेंट तो जो होगा, it's my second question, but like the judges itself, is it because कि कोई law की generally clarity नहीं है? को you said हर चीज के there is different laws, शादी की ये उम्र है लेकिन you know आप अगर शादी allowed भी है लेकिन आप 18 साल से पहले एक minor को लेकिन you can't seduce. But then what are the judges, are they, you think, is it because के corruption वगैरह या पैसे दिए जाते हैं judges को कि वो act नहीं करते, या generally law की इतना grey area में है कि they don't even know, they're making even decisions जो उन्हें बस सिखाया गया and they're just following the norm? फिर ये मुझे नहीं पता, इसको apathy कह सकते हैं, indifference कह सकते हैं, misunderstanding कह सकते हैं, या उनकी अपनी जुडिशियल इंटेलेक्ट के अंदर इंटरप्रिटेशन कानून की अलग हो. ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो क्लास हमारे यहाँ सुपीरियर और हायर जुडिशरी में जाती है उस क्लास का ये मसला नहीं है. चोरी अमीर का भी मसला है, होती है, उसी के साथ ज्यादा होती है. फ्रॉड उसी के साथ ज्यादा होता है. मर्डर भी बहुत होते हैं. जमीनों पे कब्जे भी अच्छे खासे होते हैं. टेररिज्म का भी वो शिकार वीआईपी हैं, हो सकते हैं. सारे जो आपके ज्यादातर क्राइम्स हैं आप देखिए, इंक्लूडिंग रेप, इंक्लूडिंग सेक्सुअल वायलेंस. रेप के वाले से हमारे यहाँ बहुत सुप्रीम कोर्ट तक ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत वाज़ेह आई हुई है. चाइल्ड मैरिज आप इमेजिन करते हैं कि एक मखसूस इकोनॉमिक क्लास के ऊपर हो रहा होगा, जो किया जा सकता है. मतलब पहले शायद पुराने उनके, बट यार देखिए ना, एक आपका तबका है ना जो अपने स्कूलों के अंदर ले आया है गुड टच बैड टच के कोर्सेज, ठीक है, और एक आपका तबका है इसको नहीं पता बिल्कुल अभी भी कि जो ये हो रहा है वो क्या हो रहा है. तो बात इतनी सी है कि हमारी जहां तक निगाह जाती है हमें उतना ही पाकिस्तान नजर आता है. ये मैं किसी एक इदारे के हवाले से नहीं कहूंगा, ये एक कुदरती बात है. सही है, कोई आपसे बोलेगा यार कैसा है पाकिस्तान, तो जितना देखा है हमसे उतना ही बोलोगे ना यार. उतना ही अच्छा है, उतना ही बुरा है, उतना ही हसीन है, उतनी खामियां उतनी खूबियां हैं. जितना नहीं देखा तो नहीं जानते. एक्सपीरियंस भी बड़ी बात है मेरे ख्याल में. इसीलिए जो है एक होती है प्रोएक्टिव ट्रेनिंग, प्रोएक्टिव डायलॉग, प्रोएक्टिव होकर जजेस का कुछ काम करना, या पार्लियामेंट का भी जिम्मेदारी है. अगर पार्लियामेंट भी इस हवाले से मुझे पता है इतने सारे इश्यूज हुए हैं. When was the last time a session was called where we are just debating without mudslinging on each other कि हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें, जिसमें जरूरी है कि आप पीटीआई को भी शामिल करें जो यूथ की नुमाइंदा जमात है, आप JUIF को भी शामिल करें जो राइट विंग वैल्यूज के लेके क्रेडिबिलिटी होल्ड करती है, आप पीपल्स पार्टी को भी शामिल करें जो प्रोग्रेसिव थॉट लाने की बात करती है, आप नून लीग को भी लेके आए जो पंजाब हार्टलैंड में जो हमारे कंजर्वेटिव हार्टलैंड है उसके अंदर एक पॉपुलर वोट रखती है. यही लोग मिलकर तो अवाम को कन्विंस करेंगे ना. लेकिन सबके अंदर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. They also run by this motive whenever they've tried to do things, even like मतलब whatever my criticism on PTI everything aside, मुझे हमेशा था कि they used to talk about education, but then the one single curriculum itself, and it's just an example, I'm not like trying to criticize anyone, but one single curriculum seems such a bend over for like हमारे extremists and right wing कि it seems like that's how most people who ultimately come into power make their decisions. उनको शायद यही हो गया इस पे भी हम करेंगे तो हम मुल्लों की सपोर्ट भूल जाएंगे, हमें ये वाला हमारा वोटर बेस चली जाएगी. अगर ये लोग यहाँ तो कोई भी बात उठा देते हैं, निकाह की बात उठा देंगे, देखिए जी निकाह की सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, निकाह को छेड़ रही हैं अभी ये. But that's just me, might I don't know, you would know more. नहीं जी मुझे क्या पता, आप भी उसी मुल्क में रहते जिसमें मैं रहता हूँ, मेरी भी 2 आंखें आपकी भी 2 आंखें. सही है, चिड़िया तो कोई हमारे पास है नहीं ना. मैं चिड़िया वाली सियासत पे यकीन रखता हूँ कि हम सर्टन सर्कल्स में घूमते हैं तो वहां से हमें पता चल जाता है. तो ये सहाफत है आज के मुल्क के अंदर. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म सहाफत होती है, किसी चीज को खंगालना खोकना. हमारे यहाँ 8 बजे से लेके 11 बजे तक ये कि अकाउंट किससे मिला कल रात, अब क्या होने वाला है, किसने किसको क्या पैगाम दिया है, ये है सहाफत. यानी कि कौन किसके व्हाट्सएप पे है, कौन किसके साथ रात को ड्राइंग रूम में बैठा हुआ कॉफी पी रहा है, कौन किसके साथ जो है वो फास्ट डायल के ऊपर है. एक्सेस की सहाफत है.
एक्सेस ही इस मुल्क में जस्टिस है, एक्सेस ही डायनेस्टी है, कुछ खानदान है, मखसूस खानदान है, एक्सेस या फेम है, पैसा है, या कोई पीर पिराने पीर हैं, तो एक्सेस ही इस मुल्क में सियासत भी है। तो जो हमारा ये कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एवरीथिंग इज अबाउट एक्सेस। For sure, like I agree, but like I still think, how does that stop like our like हमारे politicians को act करने से वो क्यों फिर भी ये रोकता वो है? डरपोक है, वो देखिए दो तीन बातें, एक तो डरपोक है, दूसरी बात ये है कि आप अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज छेड़ते हैं जिसपे आपको चाहिए तहम्मुल कि यार मैं आराम से आवाम को समझा सकूं, वेनोवर कर सकूं, उसी को अगर आपका वीक पॉइंट बना के एस्टैब्लिशमेंट एज अ ट्रम्प कार्ड खेले और आपके खिलाफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाए, या अपोजिशन पार्टी का एयर टाइम बढ़ना शुरू हो जाए और आप पे फिर एक तलवार टंग दी जाए और आप पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाएं और आपके जाने की डिमांडें हो रही हों और फिर एस्टैब्लिशमेंट क्या है भाई दूसरी बातें फिर हमारी मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, या डर्टी प्ले भी बड़ा है ना पॉलिटिक्स में, लेट्स गिव द डेविल देयर ड्यू, ये बात भी कर लेते हैं, ठीक है। मगर दूसरी चीजें मेरे ख्याल में है कि अगर एक मखसूस एजेंडा बिल्डिंग का हिस्सा रहे, अब मुझे बताइए एक तरीके से एक चीज रिपीट कर करके आपने कुछ नारे अपनी आवाम के अंदर रचा बसा दिए इस हद तक कि वो शादियों में गाने के तौर पे बज रहे थे। 2015-16 में अगर आपको याद होगा, दूल्हा आता था उस गाने की धुन की बारात के ऊपर, सही है, आपका पीएसएल हो रहा होता था और ऑडियंस सडनली लाहौर के अंदर वो नारा लगाना शुरू कर देती थी, ठीक है, बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के। अच्छा, आपने एक नया स्टेट का नैरेटिव दिया कि जी रियासत कैसी होनी चाहिए, आपने भी बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के अंदर इनग्रेन कर दिया। आजकल एक तीसरा नारा है जो लोग कोई भी माहौल हो, किसी भी जगह पे हो, आप बैरून मुल्क हो, यहाँ पे हो, आप दे रहे हैं और आप उस नारे से लोगों को बुला रहे हैं। आप बच्चों के हकूक के बारे में भी नारा दे सकते थे और इसमें मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सही है। दूसरी जगह जमहूरियत का नारा है, ठीक है, एक खानदान का नाम जमहूरियत रख दिया है तो उस खानदान की हुकूमत आती है तो जमहूरियत पाकिस्तान में कायम हो गई, और अगर उस खानदान पे छापा पड़ जाता है तो जमहूरियत तबाह हो गई। इस तरह एक साहब है, हर 3 साल बाद उनका टेन्योर चेंज होना चाहिए, मगर अगर उनको चेंज होने की बात आ जाए और एक्सटेंशन डिले हो जाए तो एक साहब की नौकरी की वजह से पाकिस्तान का दिफा जो है वो दांव पे लग जाता है, ये भी मसला है, ठीक है। फिर एक साहब है, हिज होलीनेस को तो सर हम नहीं है ना, कहने का मकसद है ना, सबने कुछ ना कुछ बना लिया ना। आप अगर एक अल्ताफ हुसैन को कुछ कहें तो पूरी महाजिर कौम जो है दीवार से लग जाती है, आप अगर एक भुट्टो को कुछ कहें तो पूरी जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, आप अगर एक बाजवा साहब को कुछ कहें तो पूरा दिफाई निज़ाम जो है वो बर्बाद हो जाता है, आप अगर तहरीक लब्बैक को कुछ कह दें तो आप आशिक रसूल नहीं रहते। ये चीजें जो हमने बना दी हैं, इसी तरह अगर आप खान साहब को कुछ कह दें तो आप प्रो करप्शन हैं, आप प्रो स्टेटस को हैं, सबने अपनी ब्रांडिंग कर दी इस तरीके से, सबने अपनी ब्रांडिंग कर दी उस तरीके से, ठीक है। तो इस चीज को लोग लेके चलते हैं। अब आप लीडर कौन होता है और आप हुकूमत में क्यों आते हैं? पहली बात तो यार ये कि जब आपका ये जॉब हो जाए ना यार कि मुझे इस नौकरी पे रहना है, तो फिर तो आप, और मुस्तकिल रहना है, तो फिर तो आप शॉर्टकट भी ढूंढोगे, जुगाड़े भी लगाओगे और वो काम भी करोगे। बट अगर आप विजनरी हो और आप रिफॉर्मर हो, और इसलिए आप जो टॉप मोस्ट, यार प्राइम मिनिस्टर का काम है विजन देना, छापे मारना नहीं, छापे मारना उसका काम नहीं हो सकता। उसका काम है वो फैसले करना जो कि अगली 25-30 साल के ऊपर निगाह रखते हुए और उसके ऊपर अवाम में एक स्ट्रॉन्ग कंसेंसस बिल्ड करना और अवाम को अपलिफ्ट करना, आपस में कनेक्ट करना, सेंस ऑफ कम्युनिटी को बढ़ाना, बजाय इसके के पोलराइजेशन पैदा करना, सही है। और हमारी वैल्यूज के अंदर जो चीजें जरूरी हैं कौम के लिए, उन बेसिक कॉमन इश्यूज के ऊपर एक जॉइंट कंसेंसस पैदा करना और उसको अपनी शनाख्त का हिस्सा बना लेना कि पाकिस्तानी होने का मतलब है कि हमारे यहाँ कचरा एक मसला नहीं होना चाहिए किसी सदी में, हमारे यहाँ पानी की फराहमी मसला नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ लोड शेडिंग मसला नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत सारे 18वीं सदी के जो मसले अभी तक खत्म नहीं हो पा रहे वो नहीं होने चाहिए। और अगर आप उसको तमाम सियासी लीडर मिलकर इशू बनाते तो हमारी सियासत जिस पे लड़ाई होती ना वो ऊपर की बातों पे होती। हम आज तक खंभों पे और लोड शेडिंग पे लड़ते हैं, हम आज तक कचरा कौन उठाएगा इस पे लड़ते हैं, हम आज तक गटर कौन साफ करेगा इस पे लड़ते हैं। ये सियासत आज भी हो रही होती है। हम 18वीं सदी के मसलों में आज भी फंसे हुए हैं 21वीं सदी के अंदर। बाहर मुल्कों के अंदर बात हो रही है CO2 एमिशंस की, बाहर मुल्कों में बात हो रही है क्या कहते हैं स्पेस एक्स के ऊपर आप पहुंच गए हैं, आप मार्स पे जाके दुनिया, आपकी नजर कहाँ है, विजन आपका कहाँ है? तो लीडर का काम होता है वो काम करना
और वो मनफी करे, बुरा करे, तो आपको भारत में नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी मैंने प्राइम एग्जांपल के कहाँ अगर आप स्पेशली जो आजकल मैं देख रहा हूँ, अगर आप रिलीजन के ऊपर खेलना शुरू कर दो, एक्सट्रीम पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दो, दिस इज व्हाट विल हैपन. वी हैव द एग्जांपल, यू आर राइट. And it's not like हमने भी देखा है, by the way, we have seen the result of using religion and what happens. It's not like हमने नहीं देखा हुआ. यार देखिए, अजीब सी बात है, लोग जो हैं इस पे अगर अगेन बात हम तबसरा करेंगे तो अगेन किसी ना किसी की सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स ही हर्ट होंगी, बट सियासत हमारी जो अखलाकी कदरें हैं, समाजी कदरें हैं, जो सुपरफिशियल लेवल के ऊपर थी, असल में नहीं थी। असल में इसलिए नहीं थी क्योंकि हम पीपल्स पार्टी की करप्शन बर्दाश्त करते हैं, भद्दी करप्शन बर्दाश्त करते हैं, जिसको असल फाशी कहते हैं ना। वो फाशी पतलून या जीन्स की या स्कर्ट की नहीं होती, वो असल फाशी है जो ओपन करप्शन है, ओपन अब्यूज ऑफ पावर है, ओपन डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिस्पैरिटी है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम इन लोगों के साथ मिंगल करना चाहते हैं, इनके पावर सर्कल में करीब होना चाहते हैं, इनके साथ बिजनेस डील्स करना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारा भी जैक लग जाए, मेरान से पराडो में हम भी आ जाए। इसी तरीके से नून लीग की करप्शन है, उसको भी इग्नोर करते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते जी, खाता है तो लगाता भी है, वो चीज भी है, उसको भी हमें आगे बढ़ के लेके जाना चाहिए। और पीटीआई के अंदर भी जो है सतही तौर के ऊपर अंदर खाने जो सारा काम हो रहा था उसको इग्नोर किया पार्टी ने मुकम्मल तौर के ऊपर। तो हमारी जो सतही थी ना कदरें, वो ये थी कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अदाब, जनाब, हजूर, फरमाइए, कहिए जी, माजरत के साथ, बहुत एहतराम के साथ, ये इन पहरावों के अंदर जो है गुफ्तगू होती थी। हम नजरिए की जंग कम से कम बात करते थे या करने की गुंजाइश होती थी, पॉलिसी का टकराव होता था, यहाँ नामों का टकराव होता है, शख्सियात का टकराव होता है। तो अगर मेरा पीर तुम्हारे पीर से लड़ रहा है तो तुम्हें तो पता है भाई वो तो मेरा पीर है, मेरा मुर्शिद है, मैं उसका मुरीद हूं। वो अगर जमीन पे भी गिर जाएगा, तुम्हारा पीर उसको दाव लगा देगा, तो मैं कहूंगा ये भी मेरे पीर की हिकमत अमली है कि वो जमीन पे गिरा हुआ है, क्योंकि पीर कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर मेरा पीर मैदान से भाग भी जाएगा तब भी मैं कहूंगा ये कोई बड़ी हिकमत अमली है और उसको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो हम तो डिसाइपल वाले रिलेशनशिप में चलेंगे। वी आर नॉट वोटर्स एंड सपोर्टर्स। द टर्म फॉलोअर gone really bad though. Like polarization is on another level अब. मतलब ये पहले भी बातें इस तरह की होती थी, अब तो मतलब हर दिन न्यूज पता चल रही है जी, टीचर्स आके, टीचर्स पता है आपने सुना था कुछ दिन पहले, टीचर ने बच्चे को डांट दिया कि तुम, उसने पहले पूछा कौन कौन इमरान खान को सपोर्ट करता है, उसने कहा तुम नहीं करते, क्यों नहीं करते, और वो बच्चा रोना शुरू हो गया, वो घर चला गया। एंड दिस इज, दीज आर बोथ साइड्स, नॉट ये तो अभी क्योंकि अभी वो चल रहा है सारा, आई एम गिविंग अ पीटीआर लेट एग्जांपल, बट बोथ साइड्स, बट इट हैज टर्न इनटू अ लेवल बिकॉज़ लोग बात करने के लिए तैयार ही नहीं। जो हल की आप भी बात कर रहे हैं ना, मतलब कोई सोल्यूशन आएगा ही कैसे जब वो वी आर नॉट रेडी टू टॉक। वो अगर कोई बात करे ना, वो कहेगा नहीं यार तू तो पटवारी है या तू यहूदी है, वो बात से आगे निकलती नहीं है। देखिए, नुकसान तो अब हमने जो कर दिया है ना, अब हम ये नहीं कर सकते कि बगैर तकलीफ के इसका सोल्यूशन निकलेगा। सही है। और मैं तो किसी के भी हक में नहीं हूँ कि किसी को भी तकलीफ पहुंचे, बट अब बात यह है कि आप उस लेवल के ऊपर ले आए हैं। दोस्तों के अंदर मैंने देखा है, करीबी दोस्तों के अंदर मैंने देखा है कि ये इशू बहुत सेंसिटिव हो गया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस निकाल के लेके आता है, और लोग इसके अंदर इन्वेस्ट हो गए हद से ज़्यादा। आखिर में तारीख जो है उन्हीं को जिम्मेदारी देगी जो इसको आम कर रहे हैं, इस पोलराइजेशन को और नैरेटिव को लीड कर रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है कि खान साहब का एक बहुत मनफी किरदार है इसको चैनलाइज करने में, मगर जो एंगर है उस एंगर की ओरिजिनेशन जो है इज अगेन द करप्शन एंड द नेपोटिज्म एंड द पेट्रनेज बेस्ड पॉलिटिक्स ऑफ नून लीग एंड पीपल्स पार्टी। फेयर। मुझे गुस्सा किसी चीज के ऊपर है, उसको चैनलाइज कोई और कर रहा है। ठीक है। तो तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, वही वाली का आप एक तरीके से आप समझ लें कि उसको अच्छे तरीके से भी चैनलाइज किया जा सकता था। आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के रिवर्सल के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म लेके आगे आ सकते थे, जो कि हकीकी तौर पे जमहूरी होता, जो कि स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स की बात करता,
जो कि स्टूडेंट यूनियंस की बात करता, जो कि लेबर यूनियंस की बात करता, आपके पास एक पॉपुलर वोट था, एक राइजिंग टाइड पे आप थे, आप इन लोगों को ऑर्गेनाइज कर देते तो स्ट्रक्चरली मौत हो जाती डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की। मगर आपका तो प्रोजेक्ट मैं था, और अगर मेरा प्रोजेक्ट मैं हूं तो पाकिस्तान शुरू हुआ था मेरे पैदा होने पे और पाकिस्तान खत्म हो जाएगा जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा। उसके बाद क्या है, मुझे टेंशन नहीं है। तो मैं सियासत भी उसी तरीके से करूंगा, मैं उसी एक्सट्रीम पे करूंगा, उसी डेस्परेशन के साथ करूंगा, बिकॉज टाइम इज इवेंचुअली स्लिपिंग अवे। आई कैन नॉट वेट अनदर 5 years और 10 years अगेन टू कम इन टू पावर। तो ये डेस्परेशन भी ऐड होती है, बट वी शुड नेवर लूज साइट ऑफ द फैक्ट कि अभी आप कराची में देख लें केस है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, नाजिम जोकियो। वेरी गुड हेडवे। उससे पहले रावल वार केस, उसमें मैं इन्वॉल्व था। उससे पहले शाहरुख जतोई केस, वो हमने देखा। क्या इंस्टीट्यूशंस के पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे रिव्यू हैं, क्या जमहूरियत है, क्या आइन है, क्या इंसानी हकूक है, तकरीरें करवा लें इनसे, नारे लगवा लें इनसे, मुस्कुराते हुए वी बनाते हुए वो हम बहुत टॉलरेंट हैं, हम बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब कि माजी के मज़ारों पे दिए जलाने से मुस्तकबिल रोशन नहीं होते। आपके बड़ों ने दिए कुर्बानियां, हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, मगर आप उसको बना के जवाज कब तक मौजूदा निज़ाम को जो है वो जंग आलूद बनाते रहेंगे। आपको खुद अगर सेंस ऑफ क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन शहादतों की, उन कुर्बानियों की, तो बाकी अवाम से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो देख रही है, उसको गुस्सा आ रहा है, वो चुप है, वो बर्दाश्त कर रही है, तो वो देखती है कि एक और बंदा आया, वो सोल्यूशन लेके आया, फिर वो जो भी सोल्यूशन दे रहा है ना वो आपको काबिल कबूल है। अच्छा, वैसे ही आपने ये चूंकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ना कि एक जो बंदा बैठा टॉप पे उसी के सारे फैसले होते हैं, ये ऑलरेडी दिमाग में फंसा हुआ था। तो दूसरा बंदा आया, नया बंदा, उसने भी सोल्यूशन दिया कि टॉप पे ही मुझे चेंज कर दो, तो देखो सारा मामला ठीक हो जाएगा। जबकि अवाम के अंदर जब तक मजीद जमहूरी सिस्टम्स नहीं बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेंगे, और जिस तबके का काम रहा है पूरी तारीख में सिविलाइजेशन की, आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट, थिंकर्स, जर्नलिस्ट, उनको आप सेंसर करते हैं। तुलबा, उनको आप यूनियन साजी नहीं करने देते, जिनका काम था आर्ट ऑफ डिस्कोर्स डेवलप करना और उसको होराइजन वसी करना। वहां आपने उस तमाम तर टॉपिक्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर, डिस्कोर्स के ऊपर तालीमी इदारों के अंदर पाबंदी लगा दी, तो आपने स्टैग्नेट कर दी ग्रोथ इंटेलेक्चुअल माशरे की। फिर जिस तबके का काम है कि जब तक वो ऑर्गेनाइज ना करे, यूनाइट ना हो, वो अपनी कलेक्टिव पावर असर्ट नहीं कर पाता, और जब वो कलेक्टिव पावर असर्ट करता है तभी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर खत्म होती है और हैव नॉट्स का डिफरेंस खत्म होता है। वो तबका आपका गरीब तबका, आपका वर्किंग क्लास तबका, आपका लेबर तबका, आपका किसान तबका, तो आपने कहा यार इनको ऑर्गेनाइज नहीं होने देना, इनकी यूनियन साजी नहीं होने देना, और अगर कहीं हो तो इनको लूट मार कहो, इनको मुफ्ताखोर कहो, इनको रिश्वत की नौकरियों वाला कहो, इनको कब्जा ग्रुप कहो, इनको कोई लसानी नाम दे के इनके खिलाफ प्रोपागेंडा करो, या कोई मजहबी नाम शनाख्त दे के प्रोपागेंडा करो, तो इनको भी यूनाइट नहीं होने देना और इस पॉलिटिक्स को जो है बदनाम करो। जो चीज आपने सिविल सोसाइटी में भी देखी थोड़ी बहुत होते हुए, उनके साथ भी यही हुआ। फिर तीसरा तबका ये है चूंकि अच्छा ये इसलिए करते हैं, यूनाइट भी नहीं होने देते चूंकि ये अपनी पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेटिक नहीं है, चूंकि लोकल बॉडीज जो हैं उसको कोई भी एम्पावर नहीं करती पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि एक खानदान टॉप पे है? क्यों नहीं करती एम्पावर लोकल बॉडीज को? हाँ, एक खानदान टॉप पे, हमजा है टॉप पे, हमजा है, हमजा के पहले हमजा के वाले थे, हमजा के बाद हमजा के बेटे होंगे। पार्टी जो है वो नया लीडर पैदा नहीं करती, पार्टी लीडर के बेटे के बड़े होने का इंतजार करती है, बेटी के बड़े होने का। अच्छा भाई, हमजा से तो सारे मामला की समझेंगे, सुबह बहुत बड़ा है, तो हमजा के नीचे 5 खास खानदान हैं। उन 5 नौजवानों के अब्बा हमजा के अब्बा के साथ थे, अब उनके बच्चे हमजा के साथ हैं, और उनके होने वाले बच्चे हमजा के बच्चों के साथ होंगे। अच्छा, अब उन 5 खानदानों की भी अपनी कैपेसिटी प्रॉब्लम है, तो उनके नीचे और 5 खानदान है, उनके अब्बा के साथ है एज फॉलोअर। तो ये पिरामिड यूं आता है, सही है? तो आप जाके देखोगे हमारे साथ गवर्नमेंट खेल पिरामिड स्कीम ही रही है। हाँ हाँ, तो सादकाबाद हो या रावलपिंडी हो, वही खानदान आ रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं, ठीक है? सिर्फ एक टॉप पे आपको जो खानदान नजर है ना, आपको वो डायनेस्टी नजर आ रही है। द एंटायर सिस्टम इज अ डायनेस्टी, ठीक है? अच्छा, आप इसलिए ये रखते, अब यू इसलिए भी रखा जा पाता है क्योंकि मिनिस्ट्रियां ऊपर कम है। आप एक बंदे को 2-2 या 3-3 या चलो एक मिनिस्ट्री भी बांटो तो वो तकरीबन एक 30 के 40 के सर्कल में पट जाती है, और आप शहरों को एम्पावर करते नहीं हो। इसलिए बंदा जैकोबाद से चलता है और पर्ची लेके कराची आता है, क्योंकि कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे मिनिस्टर साहब बैठते हैं, बेशक उनका अपना ताल्लुका जैकोबाद से क्यों ना हो,
और वो यहाँ आते हैं और कहते हैं जी मेरा वो जो जैकोबाद में लोकल बॉडी का मसला है ना, आप लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं, ये मैं पर्ची लेके आया हूँ, ठीक है। और वो वहां पहुंचने पहुंचने तक ना वो पर्ची बन जाती है पूरी फाइल, और फाइलों को पहिए तो मलिक रियाज लगा सकता है भाई, आम आदमी का काम नहीं है ना, उसके बस की बात है। तो वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, वो रेलेवेंस जो है ना उस चंद उन मिनिस्टरों की, उन चंद खानदानों की बड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि जैकोबाद से भी कराची तक वही काम करके दे रहा है। आप अगर जैकोबाद के अंदर एक एम्पावर्ड मेयर ले आए जो सारे मसले एक 10 किलोमीटर के रेडियस में या 20 किलोमीटर के रेडियस में या 30 किलोमीटर के रेडियस में हल कर सकता है, तो कौन आएगा कराची और कौन मिनिस्टर के सामने खड़ा होगा और कौन पर्ची को फाइल बनाएगा और फाइल के नीचे पहिए लगाएगा? और मिनिस्टर साहब तो रिडंडेंट हो जाएंगे फॉर मोस्ट पर्पसेस, और विद इन पार्टीज नए लीडर उभर के आएंगे बिकॉज देर असर्टिंग पावर एंड देर पॉपुलर अमंग्स देयर कंस्टिट्यूएंसी बिकॉज दे प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और पार्टी खुद ही डेमोक्रेटाइज होना शुरू हो जाएगी, ये पिरामिड खुद ही यूं फैलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ सोल्यूशन ये नहीं हमजा कि जबरान को ले आओ, बस फिर बिलावल इमरान और शहबाज की छुट्टी कर दो और फिर मुल्क ठीक हो जाएगा। और मैं कौन तुम कौन, 22 करोड़ का मुल्क है, यही है 22 करोड़ का मुल्क है। हमने प्लेटफॉर्म देना है ताकि जो भी एबल हो, केपेबल हो, डेडिकेटेड हो, सिंसियर हो, उसको मौका मिले, वो आए, सिस्टम में परफॉर्म करे और चेंज करे। उसके लिए नई पार्टीज आए, अच्छी बात है, बट अगर एग्जिस्टिंग पार्टीज ही रिफॉर्म हो जाएं जिनको ऑलरेडी मुल्क गिर नेटवर्क है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? वो तभी होंगी जब कन्विंस कौन करेगा ये बात कर, ये चेंजेस लाने के लिए? ये तभी कन्विंस होंगी जब तमाम वो लोग जो नई सियासत कर रहे हैं और मौजूदा पार्टीज के अंदर जो लोग कहते हैं यार कि जो भी बस खान हमारा है, तो बजाय इसके कि उसको आप कोई गाली दें, या नवाज शरीफ के साथ हूं मैं उसको कोई गाली दें, या बिलावल के साथ हूं उसको कोई गाली दें, उसको बोलो यार ये कॉमन सेंस की बात तुम्हें भी समझ में आती है, अपनी पार्टी में अपने सर्कल्स में ये भी रेस करो। ये बात कि जी लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो, लेबर वर्कर यूनियन हो, मैंने आपको 3 बातें बोली, ये 3 जुमले अभी बोले, इन 3 जुमलों के अंदर आपको कहीं भुट्टो मुर्दाबाद या नवाज शरीफ मुर्दाबाद या इमरान खान मुर्दाबाद या मौलाना फजल रहमान मुर्दाबाद सुनाई दिया? आपको नहीं सुनाई दिया ना। मैंने बोला लोकल गवर्नमेंट बॉडी स्ट्रॉन्ग करें, स्टूडेंट यूनियंस बहाल करें, और क्या कहते हैं किसानों की, वर्कर्स की, लेबर यूनियंस को स्ट्रॉन्ग करें और मुनज़्ज़म करें, उसके लिए कानून साजी करें। बेसिक कॉमन एजेंडा है। इसमें कहीं मैंने इस्लाम को हर्ट किया, कहीं कंजर्वेटिव लिबरल की बात आई, कोई ऐसी बात मैंने कर दी कि और मकबूल जरा नाराज हो जाएंगे और परवेज भाई राजी हो जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है, तमाम एग्री करेंगे हैं। स्टूडेंट यूनियंस के तो फिर वो और भी लोग खिलाफ है ना, पावर्स एट बी एंड स्टफ, स्पेशली पंजाब वाली साइड पे बड़े मसले हैं बेचारों के साथ। हाँ, तो इसीलिए तो ज्यादा जरूरी है कि तमाम लोग जो हैं वो एग्री करें, तभी तो पावर्स एट बी को चैलेंज दे सकेंगे ना। जब तक कंसेंसस नहीं आएगा किसी पॉइंट के ऊपर, तब तक पावर एट बी को चैलेंज नहीं आएगा। एंड यू नो आता, ऐसा नहीं कि चैलेंज आता नहीं है, मतलब जो भी है, जैसा भी इमरान खान का वो कंस्पिरेसी एंड व्हाटएवर, बट एक थोड़ी देर के लिए आपने देखा चैलेंज आया, you know, so challenge can come, like whether it was for the didn't make sense, that challenge itself, but you know it did come. हमारे यहाँ तारीख गवाह है कि चैलेंज जब भी प्राइमरी आप फंस गए हो जिब्रान। कौन ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट किए जा रहे थे? स्टक हो गए थे आप पूरा इसके अंदर। देखो जरा कितने हद तक यू नो ये एक चैलेंज वाली बात, आप चैलेंज वाली बात, इंटरनेट ने सरेंडर कर दिया, इंटरनेट ने सरेंडर कर दिया। कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं आपसे कह रहा था कि जी चैलेंजेस जो है ना जब भी आए हैं या नजर आए आते हुए, वो अमूमी तौर पे अंदर से फैसिलिटेट हुए हैं। आप एक मजे की बात है, मुशर्रफ साहब का बयान उठा कर देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा अगर मुशर्रफ साहब ने किसी को क्लेम किया है अपने टेन्योर के एंड के लिए, तो उसका नाम है अशफाक परवेज कियानी। उनके डिफरेंट इंटरव्यूज में आप उठा के देखिए, तो जो चैलेंज आता है वो अंदर ही आ रहा होता है, बाहर वालों के तो अभी तक इतना वजन नहीं है, क्योंकि उनकी सियासत जो है वो उनकी बैसाखियों के ऊपर आती है। नहीं, आपके अगर वो हकीकी तौर पे जड़े रखे हैं अवाम में। जी वही कह रहा हूँ, आपके एडवाइजर्स ही हमेशा इंटरनली मरवाते हैं, यही देखा यहाँ हुकूमतों में तो एटलीस्ट पाकिस्तान की। नहीं, एडवाइजर्स की मैं इंटरनल की बात नहीं कर रहा, मैं चैलेंज की बात कर रहा था ना। आपने कहा जो चैलेंज आया जो हमने देखा ट्विटर के ऊपर, तो मैंने कहा वो चैलेंज एक्सटर्नल नहीं था, वो इंटरनल ही था।
हर मुशर्रफ के लिए अशफाक परवेज क्या नहीं होता है, बस मैं इतना कहूंगा। नहीं ठीक है, ये अभी अभी पता चल जाएगा आई गेस कुछ महीनों में कौन था इंटरनल, कौन था क्या नहीं। As I said, my last, and I wanna, because you touched upon it, and I feel this is something that we've been covering, and I know हमने initially discuss किया था, but I'm really curious. और नाजिम झोकियो के case की, and I think all is also linked. You know, नाजिम झोकियो was a common man. Again, same kind of whatever we've discussed. Are rules different for the rich, and are they different for the poor? And this is not the first time. आप शाहरुख जितोई के case के भी थे, आपको तो you know this, and but what, like, why does it keep on happening? And I'm sorry, but ye kuch, I don't think it's related to PPP, but sure as hell seems like in Sindh this is happening, and they at least have a power to get out of it all the time. This is entirely related to PPP as the case is, because the members who are accused are members of PPP. Yes. They're MNAs and MPAs on the seat of PPP. The complainant in the case is a former councillor of the PPP, who's the brother of the deceased. The deceased himself was a member of the Pakistan People's Party and a voter and supporter of the Pakistan People's Party. It's a big thing. The incident happened in Karachi, where the Pakistan People's Party is in government. The allegations of the murder and terrorism charges were presented by, or at least the investigation initially concluded by the police said कि जी murder है और terrorism है और वो MNA साहब हैं. तो एक MNA पे इस तरह के allegations हैं और कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक, नेशनल असेंबली, स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स, चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब हैं और पार्टी के चेयरमैन भी हैं. तो बहुत सारे स्ट्रिंग्स मिलते हैं ना. अच्छा, उसमें अगर ये होता है कि जी लेट द लॉ टेक्स इट कोर्स, हमने कुछ पॉलिटिकली इसमें एक्टिव भी नहीं हुए, कुछ ज़्यादा ना पहल की ना दखल की, बात तो वहाँ पे बिगड़ गई जब आपने चीज़ें जो बंद कमरों में हो जाती हैं, प्रेशर्स पड़ जाते हैं फैमिली के ऊपर, लोग सुलह कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, मामला अदालत में दबे लफ्जों में घुमा दिए जाते हैं, नाइंसाफियाँ हो जाती हैं, आपकी नज़र में नहीं आती. सवाल तो सारा ये है ना भाई कि बुराई देखो तो हाथ से रोको या आंख से, क्या कहते हैं, या मुंह से रोको या दिल में बुरा समझो, मगर उसके लिए बुराई देखना ज़रूरी है ना यार. तो जो बुराई आपके बिल्कुल सामने पेश की गई कि एक मफरूर मुल्जिम वो आता है किसी प्रेशर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए चूंकि उसने नई हुकूमत को वोट देना है. 174 वोट जो शहबाज शरीफ के हैं उसमें 174वां वोट उसका है, 2 वोटों की अक्सरियत में 1 वोट उसका है. तो उसको आप एक ग्रैंड वेलकम दे रहे हैं. सिंध नाम आ रहे हैं, खबर चल रही है कि जी सिंध के ये वज़रा ओहदेदार जो है पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के ऊपर. और फिर वो मुशीर कानून, स्पोक्स पर्सन पीपल्स पार्टी और सिटी एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि सारे दफ्तर उनके पास हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, वो खुद अपनी गाड़ी में बिठा के उसको ड्राइव करके, मुशीर कानून जो लॉ एडवाइजर है उसके नीचे प्रोसिक्यूशन काम करती है थ्रू द लॉ सेक्रेटरी, जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना है, वो उनकी गाड़ी में बैठ के बेल लेने आ रहे हैं. अच्छा, उसके बाद बेल की हियरिंग के बाद एडवोकेट जनरल का दफ्तर, जो कि अपील्स में इस्तेमाल होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर, और एक तरीके से स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होता है, बेशक वो प्रोसिक्यूटर जनरल का दफ्तर नहीं है, उसके एडिशनल एडवोकेट जनरल उसको हाई कोर्ट में अपने दफ्तर के अंदर जो है वो अजरक बना रहे हैं और पूरे मीडिया को दिखा रहे हैं कि हाँ जी हम ये काम कर रहे हैं, दिस इज हैपनिंग. तो वसीउल्लाह खान साहब ने बड़ा उसमें खूबसूरत कहा था कि पीपल्स पार्टी ने आवाम को बोला कि जो करना है कर लो. तो जो फाशी है ना, जो वीआईपी कल्चर है और जो वल्गर अब्यूज ऑफ पावर है, आप अगर इसको रेजिस्ट नहीं करेंगे, आप अगर इसको कलेक्टिव पॉलिटिकल मेमोरी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आप अगर लोगों को मजबूर नहीं करेंगे, कम से कम यार मुंह से तो बुरा बोलना शुरू करो, अगर हाथ से नहीं रोक सकते हो तो आप कैसे लगाम डालेंगे इस निजाम के ऊपर, जो कि जब ताकत का नशा चढ़ता है तो माजरत की तरह वो कुछ नशे आपको बहुत हाई कर देते हैं ना, और आप चले जाते हो स्कारफेस वाले मोड के अंदर, टोनी मोंटाना बन जाते हो. तो ये वही है, एकदम से इनको नशा चढ़ता ताकत का, एंड दे फील दैट दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग और इम्यून हो गए. तो ये जद्दोजहद एक केस के साथ साथ एक सोशल पॉलिटिकल कलेक्टिव मेमोरी के अंदर इस इंजस्टिस को जिंदा रखने की भी है. ये स्ट्रगल अवाम को एक हीरो से मुतरादिफ कराने की है, जिसका नाम है नाजिम झोकियो. जो इंसान एक नजरिया और एक असूल, बेशक आप उसको पॉपुलर एक्टिविज्म ना कहें कि यार मेरी धरती के ऊपर तिलूर का शिकार क्यों होता है, बर्ड्स की हंटिंग क्यों होती है, और वो उसके फेसबुक पे अगर आप जाएंगे तो आपको 2 साल पुरानी पोस्टें मिलती हैं
कि जब वो बिलखसूस अरबी शिकारियों के बारे में कहता है कि ये लाइसेंस लेके आते हैं और हमारी धरती पे अय्याशी करते हैं और हमारे जानवरों को, जो कि इस मेटिंग सीजन है तो प्रेग्नेंट होती हैं बहुत सारी बर्ड्स, उनका शिकार कर रहे होते हैं और उन्हें अंडे दिए हुए होते हैं, या माइग्रेटरी बर्ड्स जो आ रही होती हैं, वो सारी बातें उसने की हुई हैं। और फिर साल बाद उसी इशू के ऊपर उसका एक ऑल्टरकेशन होता है, और उसके बाद जब उसको मार के, देखिए एक तो ये होता है ना कि सडन डेथ थी, सरदार ने माइंड मेकअप किया हुआ है कि यार जाओ और नाजिम को मार दो, और गया नाजिम को गोली मार दी, और नाजिम को मौका ही नहीं मिला बताने के लिए कि वो कितना असूल पे पक्का है। क्राइम ऑफ पैशन, लाइक एक तो उस लाइव एक तो उस लाइव वीडियो को नाजिम ने डिलीट नहीं किया। उसके बाद जब उसको पहले थ्रेट्स आई तो नाजिम ने तमाम माशरे को गवाह बनाया। आपको हमजा सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, नाजिम की प्रोफाइल पे जाइए, ही इज फ्रॉम योर कम्युनिटी, ही इज अ कंटेंट क्रिएटर। वो सिटीजन जर्नलिज्म और एक्टिविज्म करता था। वो आपको और मुझे फेसबुक पे वीडियो पैगाम बना के कह रहा है कि हमजा जिब्रान मैं जा रहा हूँ, मेरे पे दबाव है, मेरे पे प्रेशर है, मैंने वीडियो बनाई है, बिलावल भुट्टो आप देख रहे हो, इमरान खान आप देख रहे हो, जस्टिस उमर अतिया बंजाल साहब आप देख रहे हैं, कमर अली बाजवा साहब आप देख रहे हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब आप देख रहे हैं। वो जो फेसबुक पे मुखातिब है, जो किससे मुखातिब है, हु इज ही मेकिंग अ विटनेस, किसको, किसके भरोसे वो ये काम कर रहा है? यार तुम सबको मैंने बता दिया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर वो जामा हाउस जाता है, और वहां पे जाने के बाद ही इज रिपीटेडली बीटन एंड रिपीटेडली आस्क्ड टू डिलीट द वीडियो। एक शदीद तशद्दुद के बाद तो जाके वो कोड खोलता है अपने मोबाइल का, एज पर द ब्रदर्स ओरिजिनल टेस्टिमनी टू द पुलिस, जो स्टेटमेंट दी है उसने, और उसके बाद उसकी वो चीजें डिलीट करते हैं। एंड देन ही इज अगेन बीटन कि तुम माफी मांगो अरबियों से, और वो कहता है, उससे कहता है कि भाई कौन है यहाँ पे बदमाश? तो नाज़िम कहता है मैं जनाब। उससे कहते हैं अरबों से माफी मांगो, तो कहता है अरब मुझसे माफी मांगे। आजकल बड़ी खुद मुख्तारी की बातें हो रही है ना, एब्सोल्युटली नॉट की बातें हो रही हैं। वेरी ये किरदार है जो एक इंसान है जो कि गरीब है और एक सरदार के घर में गार्डों से घिरा हुआ है, वो असले से लेस हैं। मैं किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, ये एक्चुअल टेस्टिमनी है जिसमें से मैं रीड कर रहा हूँ। कोर्ट ने भी जो बयान दिया है कि अरब मुझसे माफी मांगे, और उसको इस बात की मजीद सजा दी जाती है। गुस्सा कैसे कैसे आ रहा है जहां जो सरदार हैं कि एक तो इसने वीडियो अपलोड की, दूसरा कि माफी नहीं मांग रहा। फिर जब उसके फोन को स्कैन करते हैं तो पता चलता है इसने व्हाट्सएप के जरिए भी कई लोगों को मैसेज भेजे हुए इस बारे में, एंड दे गेट मोर एंग्री। तो उन्होंने तो अपना मैसेज, ये एक बंदा एक नजरिए के ऊपर, एक असूल के ऊपर, एक कन्विक्शन जो कि टेस्ट की गई, शेयर रेजिस्टेंस दिखाता है। मैं और आप बैठ के बड़े बड़े क्लेम कर लेते हैं ट्विटर पे 2 लाइनें लिख के, ठीक है, हम एक दूसरे को छेड़ते हैं, शुमाली इलाका जात की सैर हो जाएगी, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये हम बातें करते हैं। यहाँ एक इंसान है, ही पेड विद हिज लाइफ एंड ही रिवोल्टेड अगेंस्ट दैट सिस्टम। और ये केस इसलिए भी बड़ा जरूरी है, एक तो पहले मैंने आपसे बताया ये कलेक्टिव मेमोरी में जिंदा रखना है, दूसरा कि अवाम को एक अवाम के हीरो से मुतरादिफ कराना है कि नाजिम इज नॉट जस्ट अ केस और अ पोस्टर, इज अ वैल्यू सिस्टम, दैट सैक्रिफाइस ऑफ हिज जो कि हमें अडॉप्ट करनी चाहिए इफ यू वांट द रियल चेंज, कि क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए हमें उस हवाले से। तीसरी बात कि एक पॉलिटिकल स्पेस गेन की है आपने, इंटेलिजेंसिया ने, जो मिडिल क्लास होती है, जो कि अपनी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के साथ, एजुकेशन के साथ एकेडेमिया में जाती है, ब्यूरोक्रेसी में जाती है, आर्ट्स एंड कल्चर में जाती है, ट्रेडर बनती है, एंटरप्रेन्योर बनती है। वो अर्बन सिस्टम में भी आई है और उसने ऊपर की क्लास के साथ बैटल करके अपनी स्पेस बनाई है। और खास तौर पे जिन जगहों पे फ्यूडल सिस्टम कायम है वहां पे भी ये स्पेस उससे छीनी गई है पुराने फ्यूडल निजाम से, और आपको ये एक न्यू ब्लूमिंग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास नजर आती है। आप वो तमाम जो प्रोग्रेस हुई है पिछली दहाइयों में आप वापस लेके जा रहे हो। लॉ ऑफ द जंगल, एक सरदार के खिलाफ आपने एक वीडियो एक रिकॉर्ड कर दी, इसमें आपने सरदार को बुरा भला भी नहीं बोला, सरदार के गैर मुल्की मेहमान की बेइज्जती हो गई थी। तो सरदार ने आपको टॉर्चर ऐसे किया कि मेडिकल रिपोर्ट बताती है सर से लेके पांव तक खुद मारा, राइट? उसने supposedly, you're sitting MNA, the sitting minister of your country. देखिए उन्होंने तशद्दुद किया बयान के मुताबिक, गार्ड्स ने तशद्दुद किया बयान के मुताबिक, सही है, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी मार पड़ी ईदर इट वाज ऑन देयर डायरेक्शंस और वाज बाय देम देमसेल्व्स।
ये बयान के मुताबिक है, हम वहां पे मौजूद नहीं है तो हम इमेजिन अज्यूम नहीं कर सकते, मगर ये भाई की टेस्टिमनी थी, ये उसका आई विटनेस अकाउंट था जो उसने पुलिस को दिया, और इसको मेंटेन भी किया इसने अपने कोर्ट के बयान में, उसको शॉर्टन कर दिया, बट बाद में जो हल्फिया बयान दिया उसमें भी उसने इसको मेंटेन किया कि दिस इज हाउ द इंसिडेंट मोर और लेस वेंट। तो ये इन चीजों की वजह से केस जरूरी है कि यार हम फॉल्स आइडल्स के पीछे भाग रहे होते हैं, और हम बड़े बड़े क्लेम्स के पीछे, परफॉर्मर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, रियल हीरोज हमारे बीच में, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट देम, एंड वी शुड फाइट, बिकॉज थ्रू इफ दे गेट जस्टिस, उस तरह से आप पुश बैक करोगे इस माशरे के अंदर। और जो इंस्टीट्यूशंस का जो खोया हुआ बिलीफ है ना, जो इस वक्त बाल पकड़ के बैठे हुए वो जजेस हों, वो जर्नल हों, वो यार निज़ाम को जरा अमल में तो लाओ, वो सियासी पार्टीज हों। अगर इस केस के ऊपर पीपल्स पार्टी असूल के साथ खड़ी होती तो आपके ख्याल में मैंने मकबूल होना था या बिलावल भुट्टो ने मकबूल होना था? वोट बैंक किसका बढ़ना था? जो लोग अर्बन शहरों में, बाकी पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में, केपी के अंदर इस बात को देख के, और छोटे देहातों के अंदर भी जो इस निजाम से तंग हैं और रिलेट करते हैं, वो तो बिलावल में हीरो देखते कि यार इसने अपने एमएनए और एमपीए को कहा है कि भाई तुम फेयर ट्रायल फेस करोगे और कोई प्रेशर नहीं होगा। Exactly, मगर like, इतनी लॉन्ग टर्म सोच नहीं है, जो कि वैल्यू सिस्टम अपलिफ्ट नहीं करना। आपने शॉर्ट टर्म में इंश्योर करना है कि मेरी हुकूमत कब आएगी, तभी तो 3 साल का म्यूजिकल चेयर होता है, हर 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर है कि चले जाओ। ये इतने शॉर्ट टर्म विजन वाले लोग, स्मॉल माइंड्स जो हैं, वही ये ना, क्या एक 22 करोड़ मुल्क की रहनुमाई करेंगे, क्या नुमाइंदगी करेंगे? ये अपनी जात से आगे और अपनी कुर्सी से आगे तो सोच नहीं सकते, हाँ, क्योंकि विजनिंग का इतना महदूद। चेंज वैसे भी कोई ला ही नहीं सकते पीपीपी के। अगर ये इतने इतने एक एमएनए जो कातिल है उसके ऊपर इतने सबसर्विएंट हैं, तो ये क्या चेंज लाएंगे? ये किसको खड़े होंगे? लाइक हु विल ये नहीं कर सकते। This is, and what's the update now? Like, do you think कोई एक्शन होगा? Because मैंने सर अब तो ये टेररिज्म का केस बन चुके हैं अगेंस्ट नाजिम जोकिर, राइट? देखिए, आज इसी बात पे समाप्त हुई थी। इट वाज टू बी डिसाइडेड बाय द लर्नड कोर्ट कि क्या नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिनको बतौर वकील मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, व्हिच इज अ फेडरल बॉडी, उन्होंने अपना लॉ इन्वोक किया है। पहली बार तो नहीं इन्वोक किया, बट पहली बार अदालत को डिसाइड करना है कि इसको कैसे डील किया जाए, दैट इज टू बिकम अ पार्टी, ताकि हमारी भी दलाइल सुने जा सकें। तो आज की हियरिंग में वो डिसाइड होना था, बट जज साहब ने फिर बेहतर समझा कि पहले जुरिस्डिक्शन का, कि केस टेररिज्म का है कि नहीं, ये डिसाइड हो। उस पर उन्होंने तमाम डिफेंस के अक्यूज के वकला से बात की, उन सबने का टेररिज्म नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की, उसने कहा ये नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि एक मैजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर के तहत टेररिज्म चार्जेस लगे थे, पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया था। प्रोसिक्यूटर से बात की, पीजी ऑफिस ऑलरेडी उनको फैसिलिटेट कर रहा है, उसने कहा जी बिल्कुल टेररिज्म नहीं है। फिर कंप्लेनेंट नाजिम के भाई से बात की, उसके वकील ने भी कहा कि जी नहीं है। शीरीन जो बेवा है, उसका वकील जो है या करके दिया गया है या ज़बरदस्ती का है, मुझे नहीं पता, बट दैट इज व्हाट इज बिफोर द कोर्ट, वी कैन ऑल हैव आवर असम्पशंस, बट देखिए कोर्ट ने वो देखना जो उसके सामने है। तो मैं इसलिए भी ये बात कर रहा हूँ कि सारा का सारा ओनस हम बार बार जजेस पे डाल देते हैं, बट जजेस क्या करें? जजेस हर वकालतनामे को खंगालें और हर बंदे को पूछें भाई यही तुम्हारा वकील है ना या जबरदस्ती दे दिया गया है, तो हम ये असम्पशंस कर सकते हैं। बट पॉइंट इज कि एक वकील आया शीरी जोकियों की जानिब से, और उन्होंने भी कहा कि जी टेररिज्म नहीं है, तो दैट इज बिफोर द कोर्ट। एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, वो थे, उन्होंने दरखास्त दी हुई कि जी ये कोर्ट केस टेररिज्म का है, दहशतगर्दी की अदालत इसको सुने। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी का है, हमारी तरफ है। तो हमने कहा कि सर पहले तो आपने हमें पार्टी तस्लीम करना है, मैं जितनी भी तकरीर करूं उसका फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो उसको ऑर्डर में नोट भी नहीं कर सकते जब तक आप ये डिसाइड न करें कि मैं पार्टियों की नहीं, अदरवाइज आई एम स्ट्रेंजर टू द कोर्ट। तो हमारी बहुत देर तक दलाइल चले, मेरा इसरार इस पे था कि आप पहले ये बात डिसाइड कर लें। बाकी ऑफ कोर्स मैंने उनकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जिसको जो पूरा एक हिस्ट्री रही है केस की, जिसको अगर देखें तो अदालत भी शायद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये टेररिज्म का केस है। मगर जज साहब ने बेहतर समझा कि पहले वो जुरिस्डिक्शन का पॉइंट डिसाइड करेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे कि हमें पार्टी बनना है कि नहीं। ये उनका आज का ऑर्डर था। नाउ वी आर व्यूइंग दैट, हमें कल उसका ऑर्डर की कॉपी मिलेगी कि आर वी सेटिस्फाइड विद इट और आर वी गोइंग टू चैलेंज इट एट एनी फोरम, ये देखना बाकी है। That is under consideration. Right? In the Shahrukh Jitoi case, where parents ने शायद कोई माफी आ गई थी, लेकिन then the state took it up and said no. बात माफी की नहीं है, बात माफी की नहीं है, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। शाहरुख जतोई के केस में शाहरुख जतोई मुल्जिम थे, पुलिस ने कहा कि ये मुल्जिम हैं, उनका ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद उनको सजा दी गई। यहाँ पे ट्रायल होने से पहले इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सामने आती है और इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करती है कि कौन मुल्जिम है कि नहीं, किस पे चार्ज फ्रेम होना है।
who is to be taken to the trial. Do we have something against you or not? पुलिस ने इस केस में कह दिया we have nothing against the Jams, nothing against the MNA and the MPA. They are not wanted anymore. They are not accused before the court. The court now has to decide whether to agree with the police opinion or to see all the facts of the case and come to the conclusion कि नहीं यार ये तो मुल्जिम है, ये तो इन्वॉल्व हैं, उसके लिए हम कोर्ट को अपनी असिस्टेंस देना चाहते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो पढ़ के नहीं बताएगा वो तमाम हकायक अदालत को, ना आईओ साहब उजागर करेंगे। और ये टेररिज्म का केस क्यों बनता है वो भी इस पर कोई मावनत नहीं करना चाह रहे कि तमाम हकायक रखें एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट प्रोसिक्यूशन जो है, तो हम इसके लिए उनकी मावनत करना चाह रहे हैं। तो ये केस उससे मुख्तलिफ है। दूसरा, जो माफी हुई थी शाहरुख के केस में वो ट्रायल के कन्विक्शन के बाद हुई थी, ठीक है, और उस माफी में ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि दहशतगर्दी के कानून के तहत सजा हुई थी, तो उन्होंने दहशतगर्दी के कानून में अगर आपको सजा हो तो डेथ पेनल्टी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील हो जाती है अगर आपको विक्टिम फैमिली माफ कर दे, विच बेनिफिट वाज गिवन टू शाहरुख। फिर इशू ये हुआ कि अपील के अंदर हिंद हाई कोर्ट ने कहा कि जी शाहरुख का तो केस टेररिज्म था ही नहीं, तो ये टेररिज्म कोर्ट में कैसे ट्राई हो गया, ये तो ट्रायल ही गलत हुआ है, ये ट्रायल शुरू से होना चाहिए। ये उस स्टेज पे उन्होंने कहा कि जब खानदान माफ कर चुका था, यानी कि शुरू से ट्रायल करोगे तो गवाही देने कौन आएगा, फिर तो नतीजा ये निकलता कि शाहरुख पे झूठा इल्जाम था, शाहरुख बेगुनाह है। हम उस वक्त गए सुप्रीम कोर्ट एज सिविल सोसाइटी, नॉट एज NCHR, नॉट एज नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। National Commission of Human Rights is not civil society. It is not an NGO. It is a federal government body. Just because उसके नाम में ह्यूमन राइट्स है, वो श्री मजारी की मिनिस्ट्री में भी था, तो श्री मजारी NGO नहीं चला रही थी, मिनिस्ट्री चला रही थी। इसी तरह फेडरल कमीशन है ये, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये HRCP नहीं है, आसमा जहांगीर साहिबा का इदारा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इट इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद दैट, ठीक है। तो जो शाहरुख वाला केस था उसमें सिविल सोसाइटी गई थी और उसमें हमने कहा कि सर हम ये बहस नहीं कर रहे कि केस टेररिज्म का है या नहीं है, हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि ये केस टेररिज्म की अदालत में गलत ट्राई हुआ है, इसलिए ट्रायल दोबारा हो। मगर 2012-11 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ये डायरेक्शंस दी थी कि जब इस केस का ट्रायल होगा तो वो एंटी टेररिज्म कोर्ट कंडक्ट करेगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे कि ट्रायल कहाँ पे होगा, तो हाई कोर्ट जो कि जूनियर कोर्ट है वो कौन होता है सवाल उठाने वाला। हम एक बहुत लीगली टेक्निकल पॉइंट पे गए थे जो जजेस के लिए भी जरूरी था, बिकॉज इट वाज टॉकिंग अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ द जजेस देमसेल्व्स, कि सर आप सुप्रीम कोर्ट है, आपके एक ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो गई, वी आर ओनली हियर टू पॉइंट इट आउट। तो उस पे शाहरुख के वकील ने कहा कि हु आर दीज थर्ड पार्टीज टू कम एंड पॉइंट इट आउट, व्हाई शुड इवन देयर पॉइंटिंग आउट बी एड्रेस्ड। तो उस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाइल द केस वाज बीइंग हर्ड कि वी आर कन्वर्टिंग दीज प्रोसीडिंग्स इनटू सुओ मोटो। तो हम खुद इसमें पार्टी बन के अब सुन रहे चुके हकायक हमारे सामने आ गए, एंड देन द केस वाज हर्ड एज सुओ मोटो। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दीस डिटेल्स कि हाउ द लॉ ऑपरेट्स। ये जो सवाल है कि कैन अ थर्ड पार्टी कैन एन इंडिविजुअल इंटरफेयर इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई हतमी फैसला नहीं दिया। बट वी आर नॉट अ थर्ड प्राइवेट पार्टी। इस केस में, नाजिम के केस में, द पार्टी आई एम रिप्रेजेंटिंग इज नॉट एन NGO, इज नॉट अ प्राइवेट पर्सन, इज नॉट अ बिजी बॉडी। It's a federal commission set up by the Parliament of Pakistan specifically to intervene in matters where there is human rights violations, to ensure that there are none, because they themselves, the Parliament, realize that there are lacunas in the system which are exploited time and again, and the system is also prone to coming under political influence. तो एक इदारा उन्होंने बनाया। अब इस इदारे ने कभी तो काम करना शुरू करना था ना, कभी तो डेब्यू होना था ना। पहले मैच में तो बाबर आजम नहीं बन जाते हैं आप। अब ये एक तरीके से शुरू करने करवाई तो लोग सवाल उठा रहे और कंफ्यूज्ड हैं। और इसमें अगेन इदारे को भी और हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी कि इस इदारे के बारे में आगाही पहले होती और ये पहले से कहते हैं अवाम की नॉलेज में होता। बट देयर इज कंफ्यूजन अमंग्स द मासेस एंड आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट। No, I did not know this. Like, this is like, मुझे हमेशा बड़ा वो like पहली दफा मैं इतनी डेप्थ में मुझे पता चला था ये एग्जैक्ट चीज थी। It's always like हाँ ये चीज हुआ, माफी ने जी टेररिज्म में डाल दें। मीडिया के ऊपर मैं बहुत लेमैन टर्म्स में बात कर रहा होता हूँ, लोगों को लगता है कि जी बस शोर मचाने आ गया है। When we are before a court of law, the arguments are very precise, they're very technical. ठीक है, the court is not listening to an activist. सही है, बट लोगों को समझाने के लिए हम टेक्निकल जार्गन ड्रॉप करके मोटी मोटी बात तफसील में बताते हैं। बट जब फिर पैरेलल्स अगर कोई ड्रॉ कर रहा है तो वहां पे तफरीक करना जरूरी है ताकि आवाम को पता हो हाउ द सेम थिंग इज नॉट पॉसिबल। स्पेशली अगर ये इंप्रेशन जा रहा हो कि वो जी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया शाहरुख के केस में, नाज़िम के केस में इन्वॉल्व नहीं है, चूंकि नई हुकूमत आई है और सब मिले हुए आपस में।
द वन थिंग आई ऑलवेज स्ट्राइव फॉर कि अदालतों की जो डिग्निटी है, बिकॉज देखो बतौर वकील मेरी उतनी इज्जत है जितनी मेरी अदालत की है. I can never be glorified more than the courts. I can never be more honorable than the honorable judges. We submit our pleadings before them. We assist them. We are there to ensure that they are not misrepresented. Facts are not misrepresented before them. तो अदालत के ऊपर जब खामखा कोई बेजा तनकीद होती है, जहां सही होती है वहां हम भी करते हैं. हम सबसे पहले करता हूं. मैं बदनाम हूं उस हवाले से कि मैं बार के ऊपर भी और से खुल के बात कर लेता हूं. बट जहां पे नहीं है गलती, या जहां एक प्रॉपर मैकेनिज्म जरूरी है या रिस्ट्रिक्शंस है अदालत की प्रोसीजर वाइज, वो भी अवाम के सामने रखनी चाहिए. बिकॉज अक्सर सियासी पार्टियां ये करती हैं कि अदालत के कंधे पे रख के बंदूक चला लेती हैं, एंड द जजेस आर लेफ्ट टू फेस ऑल द mudslinging and all the accusations. No, that's very fair. Gibran, my last question for this, to be honest. और इस केस में भी मैं अगर आपसे कहूँ, नाज़िम जोकी केस में यही हो रहा है. मिसगाइड पुलिस कर रही है जो एग्जीक्यूटिव का डिपार्टमेंट है, मिसगाइड प्रोसिक्यूटर जनरल कर रहा है जो एग्जीक्यूटिव का डिपार्टमेंट है. प्रेशर में हुकूमत की वजह से, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से खानदान प्रेशर में आया है. फैसला उस कॉम्प्रोमाइज गवाही का, उस मिसरिप्रेजेंटेशन का नुकसान जो है, कंफ्यूजन जो है, वो कोर्ट को होगी. कोर्ट कल को ऐसा फैसला देगा जो एक आम इंसान को जो सब कुछ देख रहा है उसको समझ में नहीं आएगा, और लोग अदालत के ऊपर तनकीद करेंगे. तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये हरकत इन्होंने पहले भी की थी. पीएमसी जो एमडी कैट का बड़ा मसला बना था, और आपको पता है सिंध में कहा गया था पीपल्स पार्टी ने कि जी हम कम कर देंगे, क्या कहते हैं, मार्क्स, और एडमिशन देंगे उन बच्चों को जो एमडी कैट फेल हो गए हैं. मैंने तब भी कहा था कि पीपल्स पार्टी झूठ बोल रही है. इनको पता है कि इसके ऊपर ऑलरेडी अदालतों की रूलिंग्स हैं कि कोई भी सूबा जो है एक फेडरल इम्तिहान के मार्क्स की क्राइटेरिया कम नहीं कर सकता, और ये सिर्फ पब्लिक के अंदर फेवर गेन करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स में पॉपुलर होना चाह रहे हैं. जब ये पीएमसी चीज अदालत में चैलेंज करेगी तो अदालत कहेगी कि सिंध हाई कोर्ट ने गलत क्राइटेरिया कम किया है, और क्राइटेरिया वही रहेगा जो पीएमसी का था. और फिर पीपल्स पार्टी कहेगी देखिए हम क्या करते हैं, तो अदालतें स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है. तो ये बड़ी एक मलिशियस तरीके से ना ये ड्रामा रचते हैं बार बार, जबकि गलती इनकी है कि जो पीएमसी का एकेडमिक बोर्ड है, जिस बोर्ड ने बैठ के पीएमसी का पर्चा तय करना होता है और इम्तिहान कैसे कंडक्ट करना होता है वो तय होता है, वहां 2 साल से सिंध हुकूमत ने पीटीआई से फड्डे के चक्कर में अपना रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं भेजा. तो वो सीट ही खाली जाती है, और उनकी गैर हाजिरी के अंदर सिंध के बच्चों के इम्तिहान का सिलेबस तय हो रहा होता है. तो ये बातें कोई नहीं करता. Wow. The rot goes very deep. No, for sure. But are you though, like I don't know if you can comment on this, but are you कोई उम्मीद है आपको नाज़िम जोकी हुई केस से कि कुछ शायद जस्टिस मिले? मैंने आपसे फिर कहा ना, हाथ से रोको. वो तो ये कि आप पकड़ के जेल में डाल दीजिए और सजा दे दीजिए. एक है जबान से रोको कि तमाम लोग इसको इंटरनलाइज करें, इस पे आवाज उठाएं और एक मास मूवमेंट खड़ी हो. और तीसरी चीज है कि कम से कम जिसको पता चला उसने ये तो कहा दिल में यार कि जो हुआ है बुरा हुआ है. हम तीनों फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं, ठीक है. बाकी मुस्तकबिल जो होगा, एट टाइम्स थिंग्स बिगर देन यू. बड़ी भड़के भी नहीं मारनी चाहिए हमें, बड़े दावे भी हमें नहीं करने चाहिए. तो आपका काम है कि आप अपनी हिस्से की जिम्मेदारी अदा करें, और आप उम्मीद करें कि बाकी माशरा और बाकी लोग आपके साथ जुड़ेंगे. और इस इशू के ऊपर बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग बोले हैं. मैं तो कराची में बैठा हुआ हूँ, मैं किसी फ्यूडल स्ट्रक्चर के अंडर नहीं आता. मैंने एक वीडियो देखी, एक शॉर्ट फिल्म पूरी बनाई गई नाज़िम जोकी की जिंदगी उस वाकये के ऊपर, जो उस पूरे दिन का वाकया जो उसका मर्डर हुआ है, विच इज अ ब्रेव एक्ट. जब आपको पता है कि जिनके खिलाफ ये पूरा वाकया था उन्होंने कैसे नाज़िम जोकी को कत्ल किया. वो नवाब शाह के जवान लड़के, SVP वाइन्स के नाम से उनका पेज है, और मैं उनके, एक औरत बैठी हुई है गाँव के अंदर, उसकी किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की, एक फोक सॉन्ग है, उसके अंदर वो फोक सॉन्ग में एक लाइन गा रही है कि नाज़िम जो के केस ना उड़ाओ, केस को खराब मत करो और सिंध धरती को बचाओ. वो एक तराना खुद से गा रही है, ये मैंने देखा. एक हमारी आर्टिस्ट ने साहिर शाह रिजवी, उन्होंने एक लाइव पोर्ट्रेट बनाया. वो मशहूर हस्तियों की पोर्ट्रेट बनाती है, बट उनको क्लिक किया यार कि नाज़िम एक हीरो है, वो कर रही है. मैं अलग अलग कमेंटेटर्स को और मीडिया पे मैंने लोगों को देखा कि उन्होंने अपनी तरफ से ऊपर शोज की परफॉर्म किए. तो जितना लोग ज्यादा बोले, सी यू गेट टू चूज योर हीरोज एंड यू गेट टू मेक योर हीरोज. तो आप अगर चाहेंगे तो नाज़िम जोकी कलेक्टिव मेमोरी में एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन के रहेगा, और अगर आप चाहेंगे तो वो एक स्टैट बन जाएगा और आप उसे भूल जाएंगे. No, you're right. मैंने ना एक एक्चुअली वीडियो देखी, मैं कोई पॉलिटिकल शो कोई कुछ देख रहा था, तो वहां इसकी बीवी की वीडियो आई,
And what she said, honestly, it moved me. मतलब उसने कहा पाकिस्तान है, यहाँ मुझे कोई जस्टिस की पहली बात है ना उम्मीद है ना थी, मैंने कोई किसी से पैसे जैसे नहीं लिए, मैं पढ़ना ही नहीं चाहती इस चीज के अंदर, आई एम जस्ट, मुझे छोड़ दें. एंड यू नो इट टच्ड समथिंग यार, ऐसे मसले जो हम रिलेट नहीं कर सकते पाकिस्तान में लोगों के साथ. पंजाब में ये नून लीग की हुकूमत में एक कांजू केस हुआ था, वो भी कोई मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व था, आपको याद होगा. वो अदालत के बाहर उस मां ने कहा था कि मेरी जवान बेटियां हैं, मैं क्या करूं. यस, मुझे कुछ याद पड़ता है ये तो मेरी जवान बेटियां मैं क्या करूं, यहाँ पे मेरे छोटे बच्चे मैं क्या करूं. हम मजबूरियों को ही तो एक्सप्लॉइट करते हैं, और फिर हम हम अपने गिल्ट को कम करने के लिए, यार छोड़ो ना, उस केस में बीवी ने पैसे ले लिए, माफ कर दिया. How easily we rid ourselves of any guilt by putting the entire onus on the already oppressed and weak. Do we want to trade places with them? Is that a convenient position to be in जिसमें वो हैं? बड़ा इजीली अपना गिल्ट धो लेते हैं. ये भी एक इंटाइटलमेंट आती है. जितना जितना आपकी सोशल मोबिलिटी बढ़ती है, आप जितना इलीट होते हैं, जितना आप इम्पोर्टेंट होते हैं, उतना आप कहते हैं नॉट माई प्रॉब्लम एनीमोर. Yeah. No, very fair, sir. Just wanna end it on one actually need. I think मैं आपसे इस बारे में एडवाइस लेना चाहूंगा. आपने देखा होगा अभी मदीना में क्या हुआ, you know, and this polarization जो हमने बात भी की, trolling is going on another level. I know you have faced it. I know you took some very brave stance last election में, you know, speaking for a very marginalized group in Pakistan जिनके बारे में कोई कभी बात नहीं करता. And lot of respect for you for that, to be very honest. बहुत कोई ना करे. And but you have faced that trolls और ये अभी भी हो रहा है. My I think question is, you know, there are a lot of other people like yourself जो ये करना चाहते हैं, करते हैं, but सबको same, you know, वो polite नहीं मिलती लोगों की. बड़े लोगों को डर लगता है, और कुछ का बड़ा actual डर है, मुझे उठा लेंगे, मेरे पे केस कर देंगे, मेरी कंपनी बना देंगे, मेरे फाइन कर देंगे, मेरे पे कोई इस्लामी कुछ लगा देंगे, you know. तो मैं क्या करूं, मैं क्यों लड़ूं भी क्यों यार, मैंने एंड में रोटी कपड़ा, you know, मैंने अपने घर को चलाना है, मैंने कुछ करना है. Why should I risk my life for, you know, 25-30,000 रुपीज मुझे मिल रहा है, मैं क्यों अपनी जिंदगी में रिस्क करूं? What would you say to them? And you know that, and they also have valid points. Why should they risk it? As someone who has really been in the field, yeah, I would love to have your take on this. बात तो वही है ना, पॉलिटिक्स में मैंने आपसे कहा ना, एक्सेसिबल नहीं है. उसकी एक्सेसिबिलिटी की वजह ये भी है कि वो इतनी वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट है. पैसा भी एक चीज़ है, फिर ऑल द रिस्क व्हिच कम अलोंग विद इट, वो भी एक चीज़ है. और ये इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए. और ये तभी बेहतर होगी जब नौजवान तबका इसमें आएगा, और तालीमी इदारों के में तलबा यूनियंस बनेंगी. शुरू में लड़ाइयाँ होंगी, फड्डे होंगे, शायद नुकसान भी हो, बट आपने एक शख्स के ऊपर या एक इंसिडेंट पे तो फिक्सेट नहीं करना ना, आपने फ्यूचर की बात करनी है. आप ये बहस लेके बैठ जाएं कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके 2 बच्चे हैं, उसने बम फाड़ के अपने आप को मार दिया, जरूर कोई वजह होगी. हीरो कौन है, विक्टिम कौन है, चाइनीज मजलूम है या वो बलोच औरत हीरो है? आप इंसिडेंट पे फोकस करेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि आपने मजीद किसी इंसान को इतना मजबूर नहीं करना कि वो बम बांध के फट जाए, और आपने मजीद अपने मुल्क में किसी गैर मुल्की को भी गैर महफूज नहीं करना. तो आपको उसके लिए आगे बढ़ के पॉलिटिकल चेंजेस करने हैं, और आपने फॉरवर्ड की तरफ, फ्यूचर की तरफ देखना है, बजाय ऐसे कि आप उस इंसिडेंट के ऊपर फिक्सेट करते रहें. तो ये जो डिफिकल्टीज आती हैं, ये तभी इम्प्रूव होंगी जब आर्ट ऑफ डिस्कोर्स आएगा. छोटे बच्चों को आप छोड़ दें, कभी कभी दूसरे के बाल भी खींच लेते हैं, कभी कभी खेल भी रहे होते हैं. नए बच्चे आपस में यूं ही करते हैं, तलबा यूनियंस भी यूं ही करेंगी. पहले बाल भी खींचेंगी, पत्थर भी मार के आ जाएंगी, एक दूसरे को धक्का भी दे देंगी, फिर बाद में उसी को चोट लगेगी तो मरहम भी रख रही होंगी. वो आएगा साथ में, यूनियंस आएगी तमाम हल्कों में. लोकल बॉडीज के अंदर आप एम्पावर करेंगे तो अफोर्डेबल हो जाएगी ना. एमपीए का इलेक्शन लड़ना मुश्किल है, यूसी का लड़ना आसान है, डिस्ट्रिक्ट का लड़ना आसान है. तो ये एक्सेसिबिलिटी है, और आप लोगों को डिलीवर कर सकेंगे तो आप उस ऑफिस के लिए जाएंगे भी. आप कहेंगे यार मैं मेयर बन के इतना कुछ डिलीवर कर सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है कि मैं मिनिस्टर बनने के लिए किसी खानदान के पीछे भागूं और उनके सर्कल में, इनर सर्कल में आने की कोशिश करूं और अपनी वैल्यूज के लिए कॉम्प्रोमाइज करूं. बाकी जहाँ तक यार ये माधाड़ है, देखो बात किसी दोस्त, लोग तो किसी हाल में ना खुश नहीं होते. लोग हैं, अल्लाह ताला ने बनाए ही ऐसे. हम शिकायतें करते रहेंगे, हम नाशुक्र हैं, तभी अल्लाह ताला कहता है फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किस किस नेम को जुटलाओगे. हम हैं जुटलाने वालों में से. बंदा उठ जाए तो ड्रामा, क्योंकि वापस जिंदा आ गया, ठीक है. बंदा ना उठे तो एजेंसियों का बंदा, कि इसको आज तक कोई उठाता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये एजेंसियों की बी टीम है, इसको एजेंसियों ने इसलिए छोड़ा हुआ है कि उन पर तनकीद कर सके और न्यूट्रल पैटर्न दिखा सके.
तो हमारे यहाँ एक चीज की गुंजाइश है सिर्फ, वो है मुर्दा परस्ती। मलाला का सबसे बड़ा गुनाह ये है वो जिंदा बच गई। बाखुदा मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतनी हकीर सोच है हमारी, इतनी छोटी सोच है हमारी कि दो बातें, अगर ज़रबे अज़ब वाकया, जब ज़रबे अज़ब को आप पॉपुलराइज कर रहे थे और एक नैरेटिव के अंदर ये गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली बहस खत्म हो गई थी, और खास तौर पे उसको क्रिस्टलाइज किया एपीएस के वाकये ने, एपीएस ने किया, बहुत उससे हद पहले तक तो ये सिर्फ डिबेट। कह रहे थे, मतलब हाँ, आपको याद है वो मौलाना ये, अब्दुल अजीज हाँ, टीवी पे आ रहे हैं शरिया की तारीफ। एनीवेज, हाँ, तो एपीएस ने एक आपके अंदर इंटेंस इमोशन दिया, और ज़रबे अज़ब अच्छा था बुरा मैं उस पर नहीं जा रहा, पॉपुलराइज हुआ अवाम के अंदर, एक उस पर सपोर्ट आना शुरू हो गई। मलाला का वाकया अगर उसके बाद होता तो वो कौम की बेटी होती, भले वो सरवाइव कर जाती, मगर उस वाकये से पहले वो बच गई, यही सबसे बड़ी कंस्पिरेसी है। तो उस पर सिंपैथी तभी आती, उस पर जुल्म तभी होता जब वो गोली दिमाग के आर पार होती है और वो मर जाती। उसका जिंदा बच जाना बड़ा मसला था, जिसने उसको एजेंट बना लिया, इस पूरे मामले को फ्रॉड बना दिया। तो हम मुर्दा परस्त लोग हैं, क्यों? चूंकि मुर्दा तबसरा नहीं करता ना, मुर्दा को हर कोई ओन कर लेता है, हर कोई मुर्दा को अपना पीर बना लेता है, क्योंकि वो तो उठ के नहीं गवाही देगा ये अच्छा है कि वो अच्छा है। तो हर कोई कहता है जितना ज्यादा मैं इसका नाम लेता हूँ उतना ज्यादा मैं इसका पैरोकार हूँ, तो इसलिए मैं ही। आजकल सियासत में भी ये हो गया है, सियासत के बजाय ऐसे कहने के कि जी अगर मुल्क अक्सरियत मुसलमान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, तो हम सबकी ख्वाहिश होगी कि इस्लाम की रोशनी के अंदर जो अच्छी बातें हमने सीखी हैं हम एक अच्छा माशरा जो है वजूद के अंदर लेके आए, मगर नहीं, मैं लाना चाहता हूँ वो नहीं। नहीं सर, सियासत में तो दूसरा कहता है नहीं मैं लाना चाहता हूँ वो नहीं, यानी कि आप दूसरे के अकीदे के ऊपर अटैक कर देते हो सीधा, सही है, उसकी वैल्यू सिस्टम पे अटैक कर देते हो। तो जिंदा आदमी से बड़े मसले होते हैं, ठीक है। और इस वक्त आप किसी भी वली का, किसी भी इमाम का जो दुनिया में मौजूद नहीं है, या किसी भी नबी का जो इस वक्त दुनिया से जिन्होंने पर्दा फरमा लिया है, ठीक है, और इंसान का उनसे कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, आप उस शख्सियत का, वो रिसेंट हिस्ट्री में हो, वो इलामा इकबाल हो, इलामा इकबाल ने हर शेर मेरे लिए कहा है, हर इंसान को ये लगता है, ठीक है। हम बड़ी शख्सियतों पे कहाँ जा रहे हैं, हम छोटे लोग हैं, हम अंबिया का जिक्र क्या कर रहे हैं, हम गुनाहगार लोग हैं। आप रिसेंट हिस्ट्री में देख लें तो वो बड़ा इजी होता है अडेप्ट करना, उसको लेके जाना, क्योंकि बंदा खुद तो नहीं कह सकता ना कि भाई वो नहीं है। वो जवाद अहमद तो नहीं है ना कि जो कह रहा है कि मेरे गाने इमरान खान की वीडियो पे मत लगाओ। जवाद अहमद जिंदा है तो मैं वो बोल आपको देते ये हैं। बात बताऊं, इकबाल की हिस्ट्री भी अगर सही तरह जानेंगे ना, वो अभी हम इकबाल की हिस्ट्री में भी इग्नोरेंट हैं थोड़े, तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग हाउ वी टेक थिंग्स, बट या आप देखें हमजा, आप मेरे ख्याल में मजीद इंतशार फैलाना चाहते हैं मुल्क में, और आप आग लगाना चाहते हैं, आप मस्बत रिपोर्टिंग करें और मस्बत सोच रखें, और मुल्क को मजीद इंतशार की तरफ मत लेके जाएं। ठीक है सर, आई लाइक इट, थैंक यू सो ये मच। 5th जनरेशन वॉरफेयर की इन्फेंट्री ना बने आप। सर फिफ्थ, ये मेरा सर मेरा बड़ा ना बकेट लिस्ट है कि जिंदगी में जब पीएचडी करूंगा ना, मैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को सर्च करूंगा। ये ऐसा फिनोमेना है जो आज तक कोई सही तरह ढूंढ नहीं सका है, एंड आई डेफिनेटली आई थिंक इट्स देखिए इसको आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, बट ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है ये जरूरी नहीं है। इसको बताया कैसे गया पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बताया गया इसको एज अ डिफेंस स्ट्रेटजी, where effectively it is not a defense strategy, it is a proactive on attack strategy, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखें। ये यहाँ पे आपने ज्यादा मलाइन और मलिशियस प्रोपेगेंडा किया है पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, सिविल सोसाइटी के खिलाफ, वकला के खिलाफ, सहाफियों के खिलाफ। आपने प्रोएक्टिव प्रोपेगेंडा और मलिशियस उनको क्रेडिबिलिटी हर्ट की है, और आपने फेक न्यूज प्रोएक्टिव होके फैलाई है। डिफेंस में आके आपने फेक न्यूज की तरदीद नहीं की है, यू आर क्रिएटिंग द फेक न्यूज, यू आर ऑन द चार्ज। इसी तरीके से इंडिया में जो पूरा एक हिंदुत्व, पूरा जो इंडिया के अंदर हिंदुत्व का नैरेटिव है, जिसको आपने पूरी हिस्ट्री इंडिया की रीराइट करने की कोशिश की है। आप ये लोगों को बता रहे हैं कि ताजमहल जो है मुगलों ने नहीं बनाया था, पुरानी संस्कृत मिथोलॉजी के अंदर मिलता है, वहां बना था। और आपने जो एक पूरा फेक न्यूज के तहत एक प्रोपेगेंडा कैरी किया कि जी वहाँ सदर्न स्टेट्स के अंदर हिंदू जो है वो खाने में, सॉरी मुसलमान जो है वो खाने में थूकते हैं, तो हलाल फूड बैन करो, या बाकी इस्लामिक कल्चर्स और रिचुअल्स को लेके आपने उनको मलाइन किया, सिटीजनशिप लॉस को लेके आपने बताया कि जी ये बाहर मुल्क के लोग आए हुए मुल्क में फैले हुए। तो 5th जनरेशन वॉरफेयर इज, और ट्रंप ने जो काम किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सिर्फ पाकिस्तान में इसको हमने प्रेजेंट किया एज अ डिफेंस कि हम अपने मुल्क को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वरना एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान द 5th जनरेशन वॉरफेयर, द प्रोपेगेंडा थिंग इज ऑन द चार्ज, फेक न्यूज इज ऑन द चार्ज, इज प्रोएक्टिव।
it's basically it's gone to a point where I always say the right wing social media policy, like look at Trump, look at Modi, and चलो मैं पाकिस्तान में नाम नहीं लूंगा कौन right wing समझता हूँ, but like their social media strategy is on point. It's like वो लगता है वो किसी और year में रह रहे हैं. How they have मतलब penetrated to the masses just through the power of social media. बहुत आसान पड़ा है ना, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार सोशल मीडिया पे न्यूज फैलाना इतना आसान है, मैं एक चीज लिखूंगा, आधे लोगों ने तो लिंक को टच नहीं करना, अगर लिंक को टच भी करना है वेबसाइट बना लेते हैं कोई, इतना क्या मुश्किल है, हमने 2 ब्लॉगर्स को करना है, उस पे वो जो लिखेंगे then it's anyone's bet, right? What is right, what is wrong? Most of the people who are not going to verify this, who are already told कि जो आपने जहां से चेक वेरीफाई करना है ना, ये भी खराब है, ये भी बिके हुए हैं. So it's like a whole narrative that they build, which is I think being built right now in Pakistan. जहां कहां जा रहा है, मीडिया चैनल्स भी बिके हुए हैं, तो आप किसी की बात ना माने, आप कुछ मखसूस चीजों की बात माने. बात आपकी भी सही है ये, और मेरे ख्याल में आप ही की कंक्लूजन के साथ जो है वो अगर हम कंक्लूड करें और इजाजत लें. यस सर, मैं हाँ, वरना ये गुफ्तगू तो फिर चलती चली जाएगी. ये नहीं खत्म होती.